हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट करेंगे। और आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ वो 13.4 के तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर ही देगा और 13.5 एक्सरसाइज सोल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका जो मैं आज आपको समझाऊंगा। देखो, ये एक्सरसाइज अपनी है मेनली रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो मैं दोनों का आपको मतलब बताऊंगा, रैंडम वेरिएबल क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना ही आना है आपका। पहले हम करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात। पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको जब हर एक टर्म का मतलब 100% क्लियर होगा ना, तब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने में मज़ा आता है। आपको ये लगेगा कि पेपर के अंदर कुछ भी पूछ लिया जाए ना, हमारे को सब कुछ आता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट बच्चों क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जैसे मान लो आप घर पे खाली बैठे हो और आपने अपने दोस्त से कहा कि आओ हम क्वाइन टॉस करने का गेम खेलते हैं। चाहे आप एक क्वाइन को टॉस करो, दो क्वाइन को टॉस करो, चाहे क्वाइन के साथ खेलो, चाहे डाइस के साथ खेलो, चाहे प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेलो, चाहे बॉल्स वाला गेम खेलो, है ना, किसी अर्न में से बॉल निकालनी है। इन सभी इनको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए क्वाइन थ्री टाइम्स। मान लो आप क्वाइन को कितनी बार उछाल रहे हो? 3 टाइम्स उछाल रहे हो। देन टॉसिंग ए क्वाइन इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम? क्वाइन को टॉस करने की जो एक्टिविटी है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे चाहे आप 3 क्वाइन को उछालो, चाहे 1 को उछालो, चाहे 2 को उछालो, चाहे क्वाइन को उछालो, चाहे डाइस को थ्रो करो, चाहे प्लेइंग कार्ड के साथ खेलो, ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप ये मान लो बस ये एक्टिविटी है, ठीक है। जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, उन सभी को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब हम करते हैं बच्चों रैंडम वेरिएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। और डेफिनेशन कोई आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है रैंडम वेरिएबल और क्या होता है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है। मान लो हम एक क्वाइन को उछाल रहे हैं। लेट वी टॉस ए क्वाइन 3 टाइम्स। हम क्या उछाल रहे हैं बच्चों? एक क्वाइन। कितनी बार उछाल रहे हैं उसको? 3 बार। और हम जो है ना अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल खुद को तभी मानूंगा जब मेरा क्या आएगा? हेड आएगा। यानी कि हम एक सक्सेस डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो 2 टीम इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रही है ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। तो वैसे तो गेम के अंदर हार भी सकती है एक टीम, जीत भी, लेकिन इंडिया कहेगी मैं अपनी सक्सेस कब मानूंगी? जब क्या होगी? मेरी जीत होगी, है ना। और पाकिस्तान की सक्सेस कब होगी बच्चों? पाकिस्तान की सक्सेस कब होगी? जब पाकिस्तान जीतेगी। मतलब कि हर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एक चीज डिसाइड कर लेते हैं जिसको बोलते हैं सक्सेस। यानी कि क्या हमारा टारगेट क्या है। जैसे स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट का टारगेट क्या होता है? अच्छे नंबर स्कोर करना, तो वो उसकी सक्सेस है, ठीक है। हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, हमने खुद ने डिसाइड कर लिया कि सक्सेस क्या है? गेटिंग ए हेड। क्या है सक्सेस बच्चों? गेटिंग ए हेड। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हेड लाना सक्सेस है या टेल लेके आना सक्सेस है। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप डाई उछालते हो, डाइस में आप अपनी सक्सेस खुद डिसाइड करोगे या एग्जामिनेशन में आपको गिवन मिलेगी कि 1 आपको लेके आना है या कोई इवन नंबर आपको लेके आना है या कोई प्राइम नंबर आपको लेके आना है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सक्सेस बोलते हैं। तो गेटिंग ए हेड यहाँ पे क्या है बच्चों? सक्सेस। मैं लिख रहा हूँ हेयर इट कैन चेंज। ये चेंज भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार हेड आने को ही सक्सेस बोलेंगे। ये क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा कि सक्सेस क्या है, हेड लेके आना है या फिर टेल लेके आना है। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि नंबर ऑफ सक्सेस कितनी कितनी हो सकती है? ऑल पॉसिबल। मैं आपसे कहता हूं सारी की सारी पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेस बता दो। कहने का मतलब आपने क्वाइन को उछाला बच्चों कितनी बार? 3 बार। मान लो पहला क्वाइन ये रहा, दूसरे बार जब उछालोगे तो ये है, तीसरी बार उछालोगे ये है। आपकी सक्सेस क्या है? हेड लेके आना। बस आपको ये सोचना है कि आप हेड कितनी बार लेके आ सकते हो। सारी पॉसिबिलिटी बताओ। हो सकता है बच्चों एक बार भी हेड ना आए। ये बताओ मेरे को, 3 बार एक क्वाइन को उछालोगे तो हो सकता है कि तीनों के तीनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। मतलब कि आप तीनों बार फेल हो जाओ।
एक बार भी सक्सेसफुल ना हो। तो सक्सेस क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, फिर हो सकता है एक बार सक्सेसफुल हो सकता है 2 बार, या हो सकता है 3 बार। 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों अपने को हेड लेके आना है। जब क्वाइन को 3 बार उछाल रहे हैं तो मैक्सिमम तो सक्सेस 3 ही हो सकती है ना। तो यानी कि आपको 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, और कहाँ तक जाना है, हेड कितनी बार उछाला है क्वाइन, 3 बार, तो 3 तक जाना है बस। यही क्या होती है, नंबर ऑफ सक्सेस बोलते हैं। यानी कि हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, ऐसे तीनों टेल आ जाए, या हो सकता है एक बार हेड आ जाए, मान लो यहाँ पे हेड आ गया, यहाँ पे दोनों के आगे टेल आ गए, है ना, तो एक सक्सेस भी हो सकती है। ऐसे 2 बार भी हेड आ सकता है, ऐसे तीनों बार भी हेड आ सकता है। तो ये क्या होगी आपकी 0 1 2 3। हम इन नंबर ऑफ सक्सेस को लेट करते हैं नंबर ऑफ, जो ये सक्सेस मैंने लिखी है ना बच्चों, 0 1 2 और 3, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब आप x समझ के क्या होता है, x और कुछ नहीं होता, बल्कि जितनी बार हम सक्सेसफुल होते हैं ना, उन सारी पॉसिबिलिटी, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार या 0 बार, उनको क्या बोल देते हैं, x नाम दे देते हैं। एंड दिस x इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल। इस x को क्या बोलते हैं बच्चों, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, बस यही आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि ये x रैंडम वेरिएबल है। क्या हुआ रैंडम वेरिएबल आपका, मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल देके। यानी कि जितनी बार हम सक्सेसफुल हो सकते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, x बोल देंगे, और इस x को क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लो हम क्वाइन को 3 बार उछालते हैं, व्हेन वी टॉस ए क्वाइन, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज, आपको सब कुछ समझ आएगा। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आप समझ ना पाओ, अगर आपने पिछले 4 लेक्चर मेरे अच्छे से देखे तो। देखो बच्चों, अगर हमें क्वाइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स, तो बस आप ये बता दो कि टोटल केसेस कितने होते हैं। टोटल केसेस की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों आपको सबको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होते हैं। ये 8 केसेस लिखते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट लिखेंगे, हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड। अगर ऐसे लिखोगे ना, आपका एक तो टाइम सेव होएगा, एक मिस्टेक होने के चांसेस क्या होंगे, 0%। मिस्टेक हो ही नहीं सकती आपसे। पहले 4 के आगे हेड लगा दो, और अगले 4 के आगे क्या लगा दो बच्चों, टेल लगा दो। ये 8 केस बनेंगे, ये आठों के आठों बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये 8 हो गए। अब आप मेरे को ये बताओ, हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, मतलब कि कोई भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो आप मेरे को कितनी आएगी। यानी कि नीचे तो कितना आएगा, हमेशा 8, टोटल केसेस 8 है। कोई भी हेड नहीं आए, मतलब कि सारे के सारे टेल आए, और सारे के सारे टेल, तो बच्चों एक ही केस होता है। कौन सा रह गया अपना, ये हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 1/8। अब मैं कहता हूँ आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आप ऊपर जो 8 केस मैंने लिख रखा है ना, इसमें से वे छांट लो जहां पे आपको एक हेड दिखाई दे रहा है। एक ये रहा, एक हेड वाले आपको सिर्फ छांटने हैं। ठीक है, एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा, मतलब 3 केस है। तो आंसर कितना आ गया इसका, 3/8। आपको सिर्फ वे केस छांटने हैं जिसमें हेड एक बार हो। फिर आप मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। देखो कितने केस ऐसे हैं जिसमें 2 हेड आए हैं, एक, फिर ये 2, ये हो गया 3, ये 3 केस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी बच्चों, 3/8। फिर लास्ट क्या रह गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, मतलब कि तीनों के तीनों बार आपका हेड आ जाए। तो ऐसा केस तो कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। हो गया। अब मैंने आपको ये आसानी से निकाल के दिखा दिया कि एक हेड लाने की प्रोबेबिलिटी 1/8 कैसे है ना। ये तो सब कुछ 10th क्लास के बच्चे भी जानते हैं इतनी तो। लेकिन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, आप बताओ x को हमने क्या माना था, 0 1 2 3, और ये 0 1 2 3 क्या थे, नंबर ऑफ हेड्स थे, है ना, कि 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। यहाँ पे 0 हेड है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। मैं कहता हूँ इतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना प्रैक्टिस, कि आपकी हैबिट हो जाएगी ये लिखने में। तो ठीक है, अच्छा, x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/8। यानी कि लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको।
इतना बड़ा लिखने की बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख दोगे ना, तब भी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, या फिर इसको और छोटा कर सकते हैं, एक्स को भी छोड़ दो, सिर्फ पी जीरो लिख दो, सिर्फ क्या लिख दो, पी वन लिख दो, और छोटा लिख दो इसको पी टू, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका पी थ्री। प्रोबेबिलिटी तो वही आएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी तो बच्चों वही आएगी ना, इसकी 1/8 आएगी, इसकी 3/8, इसकी 3/8, इसकी 1/8। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ लिखने का तरीका, तीन तरीके हैं बच्चों, या तो पूरा लिख दो ये ऐसे है ना, या x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 लिख दो, या x भी ना लगाओ, सिर्फ 0 1 2 3 लिख दो, है ना। यहाँ का x इज इक्वल टू 0 ही होता है इसका मतलब। तो ये समझ गए ये कैसे निकालते हैं रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सारी कहानी बता दी। अभी और एग्जाम्पल दूंगा। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, जो चीज़ मैंने पीछे निकाली है ना, उसके लिए मैं क्या बना देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। इस टेबल का देखो बनाने का तरीका क्या है, जैसे आपने 14th मीन मीडियन मोड पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ते हो, 11th क्लास में भी पढ़ते हो, तो वहाँ पे ऐसी टेबल्स आपने बहुत देखी है। भाई यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, जैसे टेबल में मान लो एक वैल्यू होती है x, एक होती है y, यहाँ पे एक है बच्चों क्या x, एक है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू क्या क्या थी आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3 यही थी। x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी आपको याद हो तो कितनी है 1/8, इस पे 3/8, इस पे 3/8 और इस पे कितनी है बच्चों 1/8। समझ गए, ये मैंने क्या दिखा दिया, इन सारी जो मैंने ये इतना लंबा कुछ लिखी है ना कहानी, इसको मैंने एक टेबल के अंदर दिखा दिया। ये क्या होती है बच्चों टेबल, इस टेबल का स्पेशल नाम होता है क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या नाम होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल का स्पेशल नाम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत आसान है, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, 11th क्लास के अंदर भी पढ़ी है, सारी चीज़ें ऐसे टेबल बनाते हैं और उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन नाम देते हैं। ये स्पेशल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक उसकी प्रोबेबिलिटी है साथ में, यानी x अगर 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी दो कंडीशन होती है, कोई भी टेबल है, मान लो ये टेबल पेपर में आपके बने आ गई और आपसे ये पूछेगा कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, सिर्फ आपको यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। टू कंडीशन फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दो कंडीशन बच्चों कौन कौन सी होती है, ठीक है। पहली कंडीशन, x मस्ट बी ए रियल नंबर, x मस्ट बी ए रियल नंबर, यानी कि x की जो वैल्यू लिख रखी है ना आपने ऊपर 0 1 2 3, ये एक रियल नंबर होनी चाहिए, चाहे प्लस की हो वैल्यू, चाहे माइनस की हो, चाहे 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड थिंग बच्चों क्या होता है, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम देखो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। इस क्वेश्चन में इन सभी का सम बताना मेरे को आप 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। तो ये कितना आ गया आपका 8/8 यानी कि 1। ये हमेशा ही क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1। इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। पेपर के अंदर यहीं पे आपसे मिस्टेक करवाई जाएगी एग्जामिनर के द्वारा। सम सारी प्रोबेबिलिटी का क्या आना चाहिए बच्चों 1 आनी चाहिए, एंड नो प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना बच्चों कैन बी नेगेटिव, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये तो आपको पहले ही पता है 10th क्लास से ही, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकती। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर मैं मान लो अब आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ और आपको सिर्फ ये बताना है कि वो टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नहीं है, सिर्फ इतनी बात बतानी है आपको, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। मान लो एक टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ x, यहाँ पे लिखता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी। x है मान लो 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी में बच्चों में लिख रहा हूँ 0.1 0.2 0.3 और 0.4। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। इसमें आप इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखो,
इन सभी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करके देखो, ये कितना आएगा पता है, 1 ही आएगा, है ना, 1 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यस, इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको ये कह दूँ, ये टेबल मैं बना रहा हूँ, इसके बारे में बताओ मेरे को आप कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नहीं है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, 1, 2, 3 और एक मान लो कॉलम और 4 और बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे है मान लो आपका माइनस का 0.1, फिर यहाँ पे 0.1, फिर 0.5, फिर 0.4 और फिर 0.1। अब बताओ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। कोई बच्चा कहेगा सर ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहा हूँ, पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज से पहले करा दूंगा ताकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करें ना आपको सब चीज़ें पहले से ही आती हो। ये मैंने एक टेबल बना दी बच्चों, 0, 1, 2, 3, यहाँ लिख दिया मैंने के, यहाँ लिख दिया मैंने मान लो 0.3, यहाँ 0.4 और यहाँ 0.1। मैं कहता हूँ इफ़ इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू बतानी है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं कह रहा हूँ, के बताओ। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर इन सभी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे ना, उनका सम कितना आना चाहिए, 1। 0.3, 0.4 प्लस 0.1, इन सभी का आंसर 1 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 0.8। तो 1 में से 0.8 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 0.2। के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2। ऐसे आपसे के की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, एक नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब आप सारी कहानी समझ गए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टेबल कैसे बनाते हैं। एक और एग्जांपल समझ लो बस, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। मैं एक सेकंड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमने 2 कार्ड निकाले हैं बच्चों, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। हर एक क्वेश्चन जो आएगा ना इस एक्सरसाइज के अंदर आपका विद रिप्लेसमेंट का आएगा, यानी कि एक कार्ड को आपने निकाला, फिर वापस उसको देख के और उसी 52 कार्ड्स में डाल दिया आपने और फिर नया कार्ड निकाला, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट है ये। 2 कार्ड्स निकाले विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द, पेपर में ऐसा आएगा क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। नंबर ऑफ किंग्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बच्चों हम क्वाइन को उछालते हैं, उसके ऊपर हेड या टेल आता है ना, लेकिन डाइस को उछालते हैं तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। ऐसे ही जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें तो बहुत सारे केसेस होते हैं, कभी किंग आएगा, कभी एस, कभी जैक, कभी क्वीन, कभी रेड कार्ड आएगा, कभी फेस कार्ड आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। लेकिन हमारी कामयाबी कब है, जब हम किंग लेके आए, मतलब हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हम सक्सेसफुल तभी मानेंगे खुद को जब क्या लेके आए, हम किंग। तो यहाँ पे सक्सेस क्या है बच्चों, सक्सेस लिख लिया करो पहले, ठीक है। सक्सेस है गेटिंग ए किंग। आपको क्या लेके आना है बच्चों, किंग लेके आना है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि किंग लेके आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, आपने 2 कार्ड निकाले हैं, विद रिप्लेसमेंट है, प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर ऑफ किंग की, कितने किंग आ सकते हैं ये बताओ। ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ किंग्स, यानी कि आप जब 2 कार्ड निकालोगे तो बच्चों हो सकता है, पहला कार्ड मान लो आपने ये निकाला और दूसरा ये, आपने ये 2 कार्ड निकाले, हो सकता है ये किंग ना आए ना ये आए, तो किंग कितने आ सकते हैं बच्चों, 0 भी आ सकते हैं। किंग एक भी तो आ सकता है, हो सकता है एक कार्ड पे किंग आ जाए और एक कार्ड पे किंग ना आए, और हो सकता है 2 कार्ड आपने निकाले, दोनों के दोनों क्या आ जाए, किंग आ जाए। तो मतलब मैंने कहा था ना 0 से स्टार्ट करके और जितने कार्ड निकाले हैं वहाँ तक ले जाओ, ठीक है। इसको क्या मानते हैं हम, एक्स मानते थे ना, 0, 1, 2 ये जो वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स। और एक्स क्या है बच्चों, इज ए रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है, यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल है। सारी चीज़ें लिखोगे ना, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। अब ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, नो किंग। 0 किंग का मतलब बच्चों कोई भी किंग ना आए। तो ये बताओ आप मेरे को, पहले आपके पास इस बैग के अंदर 52 कार्ड्स है ना, इसमें से आप एक कार्ड निकालोगे और आप कह रहे हो किंग नहीं आना चाहिए, तो किंग लेके नहीं आना अपने को, मतलब पहला भी किंग ना आए और दूसरा भी किंग ना आए। पहला किंग नहीं आए, किंग कितने होते हैं टोटल, किंग होते हैं 4 है ना, तो बाकी 48 में से आएगा कोई ना कोई। अच्छा दूसरा भी किंग नहीं आना चाहिए है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही सेम। क्यों, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, पहला कार्ड आपने निकाला
उसको देखा और वापस उस बैग के अंदर डाल दिया, तो मतलब 12/13 इंटू 12/13, तो ये कितना हो गया बच्चों आपका 144/169। ये तो आपने पहले सीखी हुई है प्रोबेबिलिटी निकालना। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग। अब बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है, आप ध्यान से समझ लेना, सिर्फ इस एक पॉइंट को ध्यान से समझ लो, आगे ये पूरी एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे। एक किंग लेके आना है। एक बात बताओ, 2 कार्ड आप निकाल रहे हो, ये 2 कार्ड है ना, हो सकता है इसके ऊपर किंग आ जाए और इसके ऊपर किंग ना आए, तब भी आप शर्त जीत जाओगे। आपको तो क्या लेके आना है, एक किंग लेके आना है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, ये भी तो हो सकता है कि पहले के ऊपर किंग ना आए और दूसरे के ऊपर किंग आए, मतलब कि ये एक केस नहीं है बल्कि कितने हैं, 2 केस है, ठीक है। पहला केस कौन सा, पहली बार में किंग आए मतलब कि 4/52, और दूसरी बार में किंग ना आए मतलब कि जो कार्ड आएगा वो बाकी 48 में से कोई आएगा, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है। एक केस तो क्या हो गया बच्चों ये। दूसरा केस क्या हो गया, हो सकता है पहली बार में किंग ना आए यानी कि बाकी 48 में से कोई आएगा, और दूसरी बार में से किंग आएगा, है ना, ये हो गया। और बीच में साइन क्या लगाएंगे, प्लस, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन है, या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब सोल्व करना, 1/13 12/13 यानी कि ये होएगा 12/169, और इंटू 2 कर दें क्योंकि ये भी तो इतना ही है, 12/169, तो मतलब कि 24/169। बताओ समझ गए ये बात। अब तीसरा और लास्ट हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स, यानी कि अपने को 2 किंग लेके आने हैं। तो बताओ 2 किंग तो कब पॉसिबल है, जब पहले पे भी किंग आए और दूसरे पे भी क्या है, किंग आए, यानी कि पहले पे भी प्रोबेबिलिटी 4/52 और दूसरी बार में भी 4/52। 1/13 इंटू 1/13 क्या आ गया बताओ, 1/169 हो गया। इसके अलावा तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब हम क्या बना देते हैं, टेबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। अब आप बनाओगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टेबल, बस उन सारी वैल्यूज को टेबल में लिखना है आपको, और कुछ भी नई बात है नहीं इसमें। ऊपर लिखो बच्चों x, नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x की वैल्यू क्या क्या थी, 0 1 और 2, और नीचे क्या लिख दो, इनकी प्रोबेबिलिटी। पहले देखो क्या थी प्रोबेबिलिटी, 144/169, 1 की क्या थी 24/169, और इसकी कितनी थी 1/169। अच्छा वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ, मतलब कि आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन में मैंने क्या बताया था, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, और एडिशन कितना आना चाहिए बच्चों, 1। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, और नहीं आया तो मतलब गलत है, ठीक है। कितना आ गया 1, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो समझ गए। अब तो विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ किंग का पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड का पूछ सकते हैं, मैं कहता हूँ कुछ भी पूछ सकते हैं, वो एग्जामिनर की मर्जी है, बस आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ये हो गया एक पॉइंट तो आपका। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, मोस्टली बच्चे। अब आप खुद सोच लेना कि अगर ये चीज़ पहले आपने नहीं पढ़ी हुई तो क्या आपका दिमाग चलता कि ऐसी भी चीज़ें होती है मैथ में। ये आप मिस्टेक करते हो ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। और ये चीज़ जो काम आएगी आपकी एक्सरसाइज 13.5 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 13.5 ऑल्सो। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, चीज़ें आसान है, मैं कहता हूँ मुश्किल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब तक कोई टीचर आपको बताएगा नहीं ना तो आपको पता नहीं लगेगा, आप सोच नहीं पाओगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मान लो लेट वी टॉस 3 कॉइन्स, हम कितने कॉइन उछालते हैं बच्चों, 3 कॉइन उछालते हैं। हम कितने कॉइन उछाल रहे हैं, 3 कॉइन उछाल रहे हैं। तो टोटल केसेस तो सबको पता है क्या क्या होते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, फिर हेड हेड लिख दो, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। और पहले 4 के आगे क्या लगा देते हैं, हम हेड लगा देते हैं मान लो, और इनके आगे क्या लगा दिया बच्चों, टेल लगा दिया। ये हो गया ना। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, आपको क्या लेके आना है, 1 हेड लेके आना है ना। कितने हेड लेके आने हैं, 1। अब कोई बच्चा कहेगा सर अभी तो आपने ये क्वेश्चन कराया था तो क्यों रिपीट करा रहे हो, एक हेड हम देख लेंगे कितने के ऊपर है। सबको दिखाई दे रहा है एक हेड जो है कितने के ऊपर आएगा बच्चों, आपका 3 के ऊपर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मैं आपको ये ना कहता कि ये जो केसेज होते हैं ना 8, ये मत लिखो, ये लिखना ही नहीं, तब आप कैसे काउंट करते कि ये 3 केसेज होंगे इन 8 में से जिनके ऊपर एक हेड आएगा। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, हाउ टू फाइंड
हाउ टू फाइंड दिस विदाउट राइटिंग टोटल केसेस। जो मैंने ऊपर ये टोटल केसेस लिखे हैं ना टेबल के अंदर, टोटल केसेस कितने बच्चों 8 है ना। मैं ये ना लिखूं मान लो, तब भी मैं आपको बता सकता हूं कि एक हेड लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। अब आप ये मत कहना कि हम तो पेपर के अंदर लिख ही लेंगे। मैं कहता हूं इसमें तो 3 कॉइन थे, पेपर में क्वेश्चन आएगा 4 कॉइन का मान लो, तो उसमें टोटल केस कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 5 कॉइन का क्वेश्चन आ गया तो टोटल केस 32 हो जाएंगे, है ना, डबल होता जाएगा। 6 का आएगा तो टोटल केस बच्चों 64 होएंगे। तो बताओ 64 केसेज आप कैसे लिखोगे, लिखते लिखते मिस्टेक कर दोगे ना। तो इसलिए आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है। अब मैं आपको देखो ये बताता हूँ, एक हेड लेके आना है बच्चों, ये 3 कॉइन है, आपको एक हेड लेके आना है, ठीक है। हो सकता है पहली बार में हेड ले आओ तो बाकी दोनों पे क्या आएगा आपका टेल आएगा, फिर बाकी दोनों पे टेल आएगा, तभी तो आप शर्त जीतोगे ना। क्योंकि आप शर्त कब जीतोगे, जब एक हेड आए। एक का मतलब बच्चों होता है एग्जैक्टली, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। या फिर ये जरूरी थोड़े होता है कि आप पहली बार में हेड लेके आओ, तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि आप दूसरी बार में हेड लेके आए। एक तो पहली बार में हेड लेके आए, एक दूसरी में, तो बाकी दोनों पे क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको टेल लिखना पड़ेगा। या फिर ये भी तो हो सकता है आपका बच्चों कि आप जो हेड लेके आए हो वो कौन सी बार में लेके आए हो, तीसरी बार में लेके आए हो यहाँ पे, तो बाकी दोनों पे क्या आया होगा टेल। अब ये बता दो आप मेरे को बस, क्या ये तीनों पॉसिबिलिटी मैंने जो लिखी है वो सही है क्या। कोई बच्चा कहेगा सर सही है। अब ये और बता दो, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, देखो ये क्या मतलब होता है कि पहला क्वाइन उछाला उसके ऊपर हेड आए, प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, और इनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई। क्यों, हम क्या बोल रहे हैं, हेड ऑन फर्स्ट क्वाइन एंड टेल ऑन सेकंड क्वाइन एंड टेल ऑन थर्ड क्वाइन, एंड लगा रहे हैं बीच में, और एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है मल्टीप्लाई। यानी कि ये कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/8। अब पता है 1/8 क्यों है, आप ये केस ढूंढो, हेड टेल टेल, इस टेबल के अंदर आप ये केस ढूंढ लो, आपको कितना मिलेगा, एक मिलेगा। कितना मिलेगा, एक। मैंने अभी तो बताया आपको कि बिना टेबल बनाए भी मैं पता लगा सकता हूँ कि हेड टेल टेल का केस एक मिलेगा ऊपर, ठीक है। आप खुद ढूंढ लो। ऐसे ही बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, ये भी कितनी होगी 1/8, और ये भी कितनी होगी ऐसे 1/8, और बीच में और का साइन है। और का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में बच्चों, प्लस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ, तीनों को ऐड कर दें, तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो, यानी कि 3/8। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तीनों को ऐड करने के बजाय एक नंबर है 1/8, ये कितनी बार प्लस होएगा, 3 बार। तो मैं सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। मेरे कहने का बस ये मतलब है, एक चांस एक हेड आए और तो बाकी 2 टेल, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। आपको ये पता लगाना है कि ये 3 केस बनेंगे क्या, यानी कि या तो ये बनेगा या ये बनेगा या फिर ये बनेगा। अब ये 3 केस बनेंगे या 4 बनेंगे या 6 बनेंगे, ये कैसे पता लगाते हैं, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको लिख के दिखाए, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये, लेकिन कई बार होगा ऐसा कि आपको लिखने भी नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा केस बन जाएंगे ना कि आपको लिखने भी नहीं आएंगे, या लिखने आते हैं तो टाइम लग जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो मैंने क्या बताया आपको, 3 का बताया है ना, एक हेड का बताया। अब मैं कहता हूँ 2 हेड लेके आने हैं। आपको क्या लेके आने बच्चों, 2 हेड लेके आने हैं। आप मेरे को ये बताओ, 2 हेड अगर आपको लेके आने हैं, मेरे को तो पहले ही पता है कि 3 केस होते हैं, इसलिए मैं 3 बना रहा हूँ और बीच में लिख रहा हूँ और, यानी कि ये भी लेके आ सकता हूँ, ये भी और ये भी। आपको क्या लेके आने हैं, 2 हेड। बच्चों ये कहो 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड है ना, और क्वाइन को 3 बार उछाल रहे हो, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 हेड लेके आऊंगा और एक टेल लेके आऊंगा, एक ही तो बात है। एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो तीसरे बार क्या आएगा आपका टेल ही आना चाहिए, और तो कोई चॉइस है ही नहीं। मतलब कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक हेड और 2 टेल, अब की बार 2 हेड और एक टेल। ये एक टेल जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे आ सकता है, हो सकता है फर्स्ट बार पे आ जाए, हो सकता है सेकंड नंबर पे, हो सकता है थर्ड नंबर पे। बाकी दोनों पे क्या लेके आना पड़ेगा आपको, हेड। तो देख लो वही केस हो गए ना, ये भी यहाँ पे हेड लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे हेड लेके आना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 3/8 होगी ना। यानी कि इसके केसेस भी कितने हैं बच्चों, 3 है, इसके केसेस भी कितने हैं, 3 है। ये टोटल केसेस कितने हो गए, हाउ मेनी केसेस आर देयर। पिछली बार भी 3 थे,
अब की बार भी 3 है, लेकिन मैं कहता हूँ ये तो मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, मैं कहता हूँ अब बिना लिखे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काउंट करेंगे। देखो बिना लिखे क्वाइन हमने टोटल, ये कितने केस है बच्चों, 3 केस है ना, और हमें क्या लेके आना था, 2 हेड लेके आने थे। आपने टोटल क्वाइन को कितनी बार उछाला, 3 टाइम्स। ऊपर क्या लिख दो, 3। कितनी बार उछाला आपने क्वाइन को, 3 टाइम्स। जितनी बार उछालो वो क्या लिख दो ऊपर। आपको हेड लेके आना है, कितनी बार हेड लेके आना है, मान लो एक बार हेड लेके आना है, ठीक है, एक हेड, तो 3C1 क्या लिख दो बच्चों, 3C1। और 3C1 आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, 1 का नीचे फैक्टोरियल, है ना, 3 में से 1 गया 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये होता है 2, आंसर कितना आ गया 3। मतलब ये कितने केस बनेंगे, 3 बनेंगे, जहाँ पे एक हेड आएगा। अब देख लो एक हेड जहाँ पे आता है वो कितने केस है बच्चों, 3 केस है ना, और यही मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि ये 3 केस बनेंगे। अच्छा अब कोई बच्चा पूछेगा सर बता दो 2 हेड जहाँ पे आए वो कितने केस बनेंगे। मैं कहता हूँ क्वाइन को कितनी बार उछाला, 3 बार, 3C, हेड कितने चाहिए, 2, 3C2 लिख दो, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 गया 1, है ना, तो ये भी कितने आएंगे आपके 3। अब एक बच्चे के माइंड में आए फिर तो ये भी जान लेते हैं कि 3 हेड का भी निकाल सकते हैं क्या। मैं कहता हूँ किसी का भी निकाल दो, 3C3 लिख दो, और आपको पता है दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर कितना होता है 1। देखो 3 हेड जहाँ पे आते हैं वो एक ही केस होता है, कौन कौन सा बच्चों, हेड हेड हेड, पता है ना आपको ये, और ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब अगर क्वेश्चन आता है 3 क्वाइन का, तब तो देखो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे जान जाएंगे कि 3 केस होते हैं, आसानी से लिख भी लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कितने का, 4 क्वाइन का, व्हेन, अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन, जब 4 क्वाइन उछाले जाए, 4 से ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर 5 का भी आ जाएगा ना, मैं वो भी बता दूंगा आपको, क्योंकि बोर्ड सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है कि आपको 5 की जगह 6 भी दे दे, अपने को सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। जब 4 कॉइन उछाले जाते हैं तो टोटल केसेज कितने हो गए बताओ, टोटल केसेज, एक आधा घंटा बस आप मेरे को आज अपना दे दो, मैं कहता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी ना, क्योंकि बेस जब आपका क्लियर होता है ना हर चीज़ का, तो आपको पढ़ने में मजा आता है, आपको चीज़ें मुश्किल लगेगी नहीं कभी भी। 4 कॉइन उछालेंगे, टोटल 16 केस होते हैं। अब कोई भी बच्चा ये बता दो कि ये 16 केस होते कौन कौन से हैं और लिखें कैसे। देखो पहले 2 कॉइन को जब हम उछालते हैं ना, अपने को रटे हुए हैं ये 4 केस होते हैं, हेड टेल, टेल हेड, है ना। फिर 3 कॉइन को जब उछालते हैं तो मैंने क्या कहा था बच्चों, इन चारों केस को रिपीट करते हैं, हेड हेड, टेल टेल, और हेड टेल, और टेल हेड, यही तो करते हैं। और फिर पहले 4 के आगे क्या लगा दो बच्चों, हेड लगा दो, और बाकी 4 के आगे क्या लगा दो, टेल लगा दो, है ना, यहाँ पे। लेकिन जब 4 कॉइन उछालेंगे तो ये पहले जो 8 केस है ना, इन सभी के आगे क्या लगा दो बच्चों, हेड लगा दो, इन सभी के आगे क्या लगा दो, हेड। और अब जो बचेंगे, अब ये पहले वाले 8 है ना, रिपीट कर रहा हूँ मैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। फिर ये रिपीट करूंगा मैं, हेड हेड, टेल टेल, यानी कि हेड टेल, टेल हेड। और अब इन सभी 8 के आगे क्या लगा दो, टेल लगा दो। ये 16 केस बनेंगे। ये सारे के सारे मैंने जो लिखे हैं ना बच्चों, ये अलग है सारे के सारे एक दूसरे से, और इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मैं फटाफट ऐसे लिखता हूँ। अब मेरे को 5 कॉइन के लिखने हो ना, तो मैं ये 16 केस है ना, इनको एक लाइन में लिखूंगा, बाकी 16 को दूसरी लाइन में, और इनके आगे हेड लगाऊंगा, इनके आगे टेल, हो जाएंगे 32, ठीक है, ऐसे होते हैं। लेकिन आपको पेपर में लिखने है ही नहीं, मैं तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि लिख के देखोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बिना लिखे करोगे एनसीआर वाले फॉर्मूले से तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आप बस मेरे को ये बता दो, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, मैं सिर्फ कहता हूँ एक ही हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बच्चा कहेगा सर नीचे तो 16 लिख दो, क्योंकि टोटल केस कितने हैं 16, लेकिन इन 16 केस में से ऐसे केस कितने हैं जिसपे एक हेड है, बताओ कितने हैं। एक ये रहा, एक हेड है ना, जहां एक हेड आपको दिखाई दे रहा है ना, बस वो छाट लो आप। एक ये रहा, एक हेड आपको और कहाँ पे मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, है ना, और एक हेड आपको कहाँ मिलेगा, एक ये रहा और एक ये रहा। टोटल केस कितने हो गए बच्चों, 6/16 हो गया। मतलब कि 6 केस मेरे को ऐसे मिले जहाँ पे हेड कितना है बच्चों, एक है। हेड कितना है, एक। मैंने ये गलती तो नहीं कर दी कहीं पे, ये जो 16 केसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे हम छाटना चाहते हैं एक हेड, हेड हेड हेड, और कहीं और भी लिखा है मैंने हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, एक तो मैच कर लेते हैं, टेल टेल हेड। हाँ ये मैंने 16 केसेस गलत लिख दिए, मैं एक बार इसको सॉरी दोबारा लिखता हूँ। देखो ये ऐसे लिखो, आप जब 2 कॉइन उछालते हो तो टोटल केस क्या होते हैं बताओ, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। और फिर एक बार फिर इसको लिखते हो, हेड हेड, टेल टेल,
हेड टेल और टेल हेड, है ना। और पहले 4 के ऊपर क्या लगाते हो आप, हेड लगाते हो। और अगले, क्योंकि अपन ने क्वाइन तो कितने उछालने हैं बच्चों, 4 उछालने हैं ना, अपन ने क्वाइन 4 उछालने, तो अगली अगली बार तो लिखा ही नहीं अपने को, अगली बार भी तो लिखना है ना हमने, तो मैंने वही मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों, टेल टेल लिख दो। ये 8 केस होते हैं कब, जब 3 क्वाइन उछाले जाते हैं। जब 4 क्वाइन उछालेंगे ना बच्चों, ये 8 और ये 8 के 8 यहाँ पे कॉपी कर दो। ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ मैं, देखो बिल्कुल एज इट इज, कुछ भी चेंज किए बिना मैं इन 8 केस को नीचे वाले टेबल में कॉपी कर रहा हूँ। मैंने तो वो क्या है, चौथा केस तो मैंने लिखा ही नहीं। हेड टेल टेल और टेल हेड और टेल, ये हो गया। अब जब चौथा क्वाइन उछालेंगे तो इन ऊपर वाले में हेड हेड है ना, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दो बच्चों, ये हो गया। जब चौथा क्वाइन उछालोगे तो 8 केस जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर सभी में तो हेड हेड लगा दो चौथी बार में। चौथी बार जो आएगा वो क्या आ सकता है बच्चों, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इन 8 के 8 के क्या लगा दो, टेल। ये 16 केस बनेंगे आपके, ठीक है। ये 16 केस है। अब मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, इन 16 में से ऐसे कितने केस है जिसमें एक हेड आता है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब आप छांटो 16 में से, देखो एक तो 16 लिखने में कितनी प्रॉब्लम हुई आपको, और फिर छांटना हो रहा है अभी तो, है ना। एक हेड, सिर्फ एक हेड देख लो कितने कितने में है। एक हेड आपका जो आएगा इसमें, एक तो इसमें है ना। एक हेड और देखो, एक हेड आपका बच्चों एक इसमें आएगा, और एक हेड हमारा एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। टोटल कितने केस है, एक हेड वाले 4 और टोटल 16। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ इन 16 में से 4 केस ऐसे हैं जिसमें से एक हेड आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, डायरेक्ट मेथड आपको ना तो ये 16 केस लिखने पड़ेंगे और ना ही आपको फिर ये लिखने के बाद छांटने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि कितने पे आएगा। ये 4 मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। देखो क्वाइन कितने उछाले अब की बार आपने, 4। ऊपर क्या लिखोगे, 4। 4C आपको क्या लेके आना है, हेड कितनी बार, एक बार, 4C1। और 4C1 का आंसर कितना होता है, 4। नीचे अगर 1 होता है ना बच्चों तो आंसर ऊपर वाला ही होता है, ठीक है। चलिए निकाल के देख लो। तो 4, देखो ये 4 मैंने जो यहाँ लिखा था वही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब इसी तरह से मैं आपको और प्रूव करके दिखाता हूँ, ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 हेड लेके आने हैं। तो पहले तो आप छांटो, ऊपर आप छांट लो कि 2 हेड कितने में बच्चों, 6 मिलेगा। मैं आपको छांट के नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे को 4C2 से पता है 6 ही आना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है बच्चों इसका, मेरे को कैसे पता लगा फटाफट कि ये 6 मिलेंगे मेरे को जिसमें 2 हेड है। मैं कहता हूँ टोटल क्वाइन कितने थे, 4। 4C हेड कितने लेके आने, 2, तो मतलब 4C2। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया 2, तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6। अब आपको पता लग गया। आगे से अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 2 हेड कितनी बार आएंगे जब एक क्वाइन को 4 बार उछाला जाता है, तो आप तुरंत कह देना 2 हेड आएंगे जी 4C2, यानी कि 6 टाइम्स। समझ गए आप। इसी तरह से मान लो मैं आपको कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड्स, 3 हेड कितनी बार आएंगे आप बता सकते हो, 4C3 यानी कि 4, ये 4 टाइम्स आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, देखो आपको पता है चारों के चारों हेड, ऐसा तो एक ही केस होता है ना, चारों पे हेड। 4C4, 4C4 का आंसर कितना होता है, 1। जीरो की पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। बच्चों 0 हेड का मतलब क्या होता है, कोई भी टेल, कोई भी हेड ना आए, मतलब सारे के सारे क्या आए, टेल आए। तो इसका डायरेक्ट मेथड है 4C0, और जब नीचे 0 आए तो आंसर कितना होता है हमेशा 1। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 1/16। देखो मैंने सारे निकाल के दिखा दिया आपको। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ केसेस बहुत आसानी से बना सकते हो कि कितनी बार आपको मिलेंगे, ये 3 बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे, 6 बार मिलेंगे। ये मैंने आपको तरीका समझा दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने सीख लिया आज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखा, और टोटल केसेस कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं अपने एग्जाम्पल से। देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 22, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे बच्चों, चलो इसके लिए पेज छोड़ना चाहिए था, मैंने छोड़ा नहीं। इसमें क्या कहता है, ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, यानी पर्सन एक गेम खेल रहा है कि वो क्वाइन को 3 बार उछालेगा। कितनी बार उछालेगा बच्चों, 3 बार। फॉर ईच हेड, जैसे आप कभी मेले में गए होगे, है ना, हिंदी में मेला बोलते हैं और इंग्लिश में फेयर बोलते हैं, फेयर, मेला। मेले के अंदर आपने कई सारे गेम खेले होंगे, वहाँ पे मान लो एक ऐसा गेम चल रहा है कि आपको कहा जाएगा कि ये लो क्वाइन, इसको आप कितनी बार उछालो, 3 बार। आपके पास कितने चांस है, 3 बार। और जो ऑर्गेनाइजर है उस मेले का या जो मालिक है वो क्या कहता है,
अगर आप हेड ले आए, अगर आप कॉइन को उछालोगे और हेड ले आए तो आपको क्या मिलेंगे बच्चों? 2 रुपये मिलेंगे, मतलब कि आप 2 रुपये जीत जाओगे। ही इज गिवन ₹2 by the organizer of the game and for each tail he has to give ₹1.5 to the organizer। समझ गए इसका मतलब? अगर आप हेड ले आए तो मेले का जो ऑर्गेनाइजर है वो आपको 2 रुपये देगा। अगर टेल आ गया तो मतलब आप हार जाओगे, आपको देने पड़ेंगे उसको कितने? 1.5 यानी कि 1.5 रुपया देने पड़ेंगे। लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेंड और लॉस्ट। अब देखो जब आप गेम खेलोगे तो हो सकता है लास्ट में आप कुछ पैसा जीत के आओ या हो सकता है कुछ पैसा हार के आ जाओ। कितनी अमाउंट जीतोगे? 1 रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, वो अमाउंट को क्या डिनोट करेंगे? हम एक्स से डिनोट करेंगे। जैसे एक्स को हम मानते थे ना 0, 1, 2, 3, अब की बार एक्स को क्या मानेंगे? अमाउंट जो आपने जीती है या फिर जो आपने हारी है उसको एक्स मानेंगे। शो करना है कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, ये तो कर देंगे। और सैंपल स्पेस बनाओ और इसका सैंपल स्पेस बनाओ, मतलब है ना आपको सिर्फ ये बताना है कि ये आदमी कितने कितने रुपए जीत सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आप मेरे को ये बता दो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक 3 बार कॉइन को उछालेगा, कितनी बार उछालेगा बच्चों? 3 बार। और इसकी सक्सेस क्या है बताओ? यहाँ पे ये कामयाब कब मानेगा खुद को? एक हेड लेके आएगा, क्योंकि जीतेगा कब? जब ये हेड लेके आएगा, नहीं तो हार जाएगा। क्या लेके आएगा बच्चों? हेड लेके आएगा, ठीक है। ही कैन गेट हेड, ही कैन गेट हेड 0 टाइम्स, है ना। हो सकता है 3 बार उछाले, एक भी बार हेड ना आए। हो सकता है बच्चों 1 बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 के 3 बार हेड आ जाए, है ना। 3 के 3 बार हेड आए, लेकिन यहाँ पे अब की बार इसको एक्स नहीं मानना। एक्स किसको मानना है बच्चों? जो अमाउंट वो हारेगा या फिर जीतेगा। एक्स क्या है बच्चों? द अमाउंट। एक्स हम मानेंगे द अमाउंट ही कैन विन और लूज, उसको हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। अब आप कहोगे जी ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो कितने पैसे जीत सकता है या कितने पैसे हार सकता है? मैं कहूँगा अब मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। आप ये बताओ 0 हेड लेके आए वो, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले डाइस के ऊपर, पहले कॉइन के ऊपर टेल आएगा, फिर टेल आएगा और फिर क्या आएगा? टेल आएगा। यही तो 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये बता दो मेरे को आप कि ये तो प्रोबेबिलिटी है ना। ये तो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। हम क्या निकाल रहे हैं? एक्स। हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? एक्स निकाल रहे हैं कि एक्स क्या क्या आ सकता है जब वो 0 हेड लेके आए। पहली बार टेल आएगा, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल। टेल आ गया तो वो -1.5 जीतेगा, मतलब 1.5 हारेगा या -1.5 जीतेगा, एक ही तो बात है। दूसरी बार भी टेल और तीसरी बार भी टेल, मतलब कि तीनों बार टेल आ गया तो वो लास्ट में 4.5 रुपये उसको ऑर्गेनाइजर को देने पड़ेंगे, मतलब कि वो हार गया। ये कब है बच्चों? व्हेन ही गेट्स, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, व्हेन ही गेट्स 0 हेड। अगर वो एक भी हेड ना लेके आए तो बच्चों वो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -4.5। अब एक्स क्या होगा जब वो एक हेड लेके आए? व्हेन ही गेट्स 1 हेड। देखो बच्चों वही बात होगी, 3 बार कॉइन को उछाल रहे हो, टोटल केसेस 8 होते हैं ना। इन 8 में से एक हेड कितने के ऊपर आता है बता दो आप मेरे को? 3 बार आता है ना, 3 बार। एक हेड कितने के ऊपर आता है? 3 बार। अब एक हेड आप यहाँ पे ले आए, बाकी दोनों पे टेल, मतलब कि यहाँ पे तो आप 2 रुपये जीत जाओगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों? 1.5 हार जाओगे, यहाँ पे भी 1.5 हार जाओगे। ये हो जाएगा आपका, यानी कि 2 -1.5 -1.5। चाहे ले आओ कैसे भी आगे पीछे करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हेड को आप यहाँ पे ले आओ बीच में, यहाँ टेल, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? आप यहाँ पे 1.5 रुपया हार जाओगे, यहाँ पे 2 रुपये जीत जाओगे, यहाँ 1.5 हार जाओगे, तब भी तो यही आएगा ना आंसर। तो यानी कि 2 में से 3 माइनस करोगे, कहने का मतलब 1 रुपया आप हार जाओगे। 1 रुपये क्या हो जाएगा बच्चे? हार जाएंगे। फिर एक्स बताओ जब व्हेन ही गेट्स 2 हेड्स, जब वो 2 हेड लेके आएगा बच्चों, एक हेड लेके आएगा तो उसको 2 रुपये मिलेंगे, फिर 2 रुपये मिलेंगे। टेल लेके आएगा जब वो 1.5 रुपया हार जाएगा, मतलब 4 में से 1.5 माइनस करो, 2.5 क्या हो जाएगा वो बच्चों? जीत जाएगा आपकी बात, है ना। एक्स क्या होगा जब वो 3 हेड लेके आए? व्हेन ही गेट्स 3 हेड्स। तो बताओ जब आप 3 हेड लेके आओगे तो पहली बार भी 2 रुपये मिलेंगे, फिर 2 मिलेंगे, फिर 2 मिलेंगे, यानी कि 6 रुपये आप क्या हो जाओगे बच्चों? जीत जाओगे। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई? एक्स की वैल्यू एक -4.5, एक ये -1, एक 2.5 और एक 6।
ये आपका क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और x यहाँ पे क्या है, इट इज ए रैंडम वेरिएबल। क्यों है बच्चों रैंडम वेरिएबल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, x की अगर सारी की सारी वैल्यू रियल नंबर हो, ये सारी वैल्यू बताओ रियल नंबर है ना, तो x को क्या बोलेंगे यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल। ये मत सोचना कि x नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो आप तीनों बार अगर टेल ले आए तो पैसे आप हारोगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो सकती है लेकिन रियल होनी चाहिए, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन एक बार अगर मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ ना आए। तो अब करते हैं बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 23। देखो बच्चों 23rd एग्जाम्पल में क्या बोलता है, ए बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 1 रेड बॉल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बना लो सर्कल बना दो। इसके अंदर 2 वाइट कलर की बॉल है और एक रेड कलर की बॉल है, यानी कि टोटल 3 बॉल्स आर देयर। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। यानी एक बॉल हमने बैग में से निकाली और इसका कलर देखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको वापस बैग में डाल दिया, यानी कि विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है ये। जब हम सेकंड बॉल निकालेंगे तो उस बॉल वो क्या आएगी, रेड आएगी या वाइट आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्स्ट बॉल निकालने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो वापस डाल दी उसी के अंदर। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, यानी कि हमने एक बार फिर से बॉल निकाली। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, x किसको डिनोट करता है बच्चों, नंबर ऑफ रेड बॉल को। अच्छा ये बताओ इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है, 2 बार, यानी कि एक बार पहले हमने बॉल निकाली, फिर उसका कलर देखा और उसको बैग में वापस डाल दिया। इसको एक बार और रिपीट किया गया, मतलब कि हमने 2 बॉल्स टोटल निकाली है। कितनी बॉल निकाली है, 2 बॉल और विद रिप्लेसमेंट, ये है क्वेश्चन। और x किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को, यानी कि रेड बॉल कितनी हो सकती है बच्चों, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है या 2 हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो डिस्क्राइब करो x को, यानी आपको बस ये मान लो कि वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। आप कुछ भी पूछे ना, प्रोबेबिलिटी निकाल दिया करो, सबसे बड़ी बात यही होती है। आप सॉल्यूशन के अंदर देखो, अब ये बताओ x क्या डिनोट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। जब आप 2 बॉल निकालते हो तो उनमें से रेड कितनी आ सकती है, बस आप मेरे को ये बता दो। हो सकता है एक भी बॉल ना आए रेड, है ना, हो सकता है एक आए, हो सकता है 2 आए। अब कोई बच्चा यहाँ पे ये सोच सकता है कि यहाँ पे बॉल एक ही है रेड, तो फिर 2 कैसे आ सकती है। मैं कहता हूँ बच्चों, आपने जब पहली बॉल निकाली, 2 बॉल एक साथ थोड़े निकाली है, पहली बॉल निकाली, हो सकता है वो रेड आई हो, फिर आपने क्या कर दिया, उसको वापस बैग में डाल दिया। फिर दूसरी बॉल निकाली, हो सकता है वो दूसरी बार भी क्या आ जाए, रेड आ जाए, तो मतलब कि 2 बार भी रेड आ सकती है। 2 बॉल नहीं करे हम, लेकिन दोनों बार वो बॉल रेड आ सकती है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 बताओ कितनी होगी। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 रेड बॉल, यानी कि आपको रेड बॉल लेके ही नहीं आनी। इसका मतलब क्या होता है फिर बताओ, पहली जो बॉल आएगी वो भी क्या आएगी, वाइट, और दूसरी जो बॉल आएगी वो भी क्या आएगी, वाइट आएगी, यानी कि फर्स्ट बॉल वाइट 2/3 और सेकंड बॉल भी वाइट आएगी। फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 4/9, यानी कि एक भी बॉल रेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 4/9। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, एक बॉल रेड आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल। देखो अब जो मैं ये सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ ना, आप अपनी नोटबुक में जब ये क्वेश्चंस नोट करोगे तो आप लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, एक रेड बॉल आए, हो सकता है बच्चों पहले वाली बॉल रेड आई हो और दूसरे वाली वाइट आई हो, या फिर ये भी तो हो सकता है ना, पहले वाइट आई हो और दूसरी वाली क्या आई हो, रेड, यानी कि इसके 2 केसेस बनेंगे, यहाँ पे 2 चॉइस बनेगी। पहली बॉल मान लो रेड आई, प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3, और दूसरी क्या आई, वाइट आई। या तो ये हो सकता है बच्चों, है ना, या फिर ये भी तो हो सकता है पहली वाइट आ गई हो और दूसरी क्या आ गई हो बच्चों, रेड आ गई हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 2/9 प्लस 2/9, यानी कि 4/9 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी भी। अब लास्ट बताओ मेरे को, जब दोनों की दोनों बॉल क्या है आपकी, रेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, 2 बॉल आपने निकाली, दोनों की दोनों रेड आए, बताओ कब आ सकती है, जब पहली बार बॉल निकालोगे वो भी रेड और दूसरी बार निकालोगे वो भी रेड। पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और दूसरी की भी 1/3 होगी, क्यों, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। 1/9, तीनों की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब आपको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। अब बताओ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, टेबल बनाते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। x यानी कि 0, 1 और 2,
एक्स यानी कि 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी देखो, 4/9 फिर 4/9 फिर 1/9, 4/9 फिर 4/9 फिर 1/9। अच्छा यहाँ पे x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है ना, हेयर x इज ए, लास्ट में ये लिख दिया करो, हेयर x इज ए रैंडम वेरिएबल। अच्छा आप वेरीफाई करना चाहो, एग्जाम में नहीं करके दिखाना, लेकिन पहली बार जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो ना तो वेरिफिकेशन किया करो, ताकि आपको 100% श्योरिटी हो कि हमारा आंसर सही है। कैसे वेरीफाई करते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, इन सभी का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, 1। और देखो ये 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर करेक्ट है, हो गया खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने इसी लेक्चर के अंदर जब स्टार्टिंग में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था ना, उसी के अंदर मैंने जो दूसरे वाला एग्जाम्पल दिया था, ये वही क्वेश्चन है। ये 2 कार्ड हमने निकाले हैं सक्सेसिवली, बारी बारी से, विद रिप्लेसमेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंडरलाइन कर लिया करो। विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहली बार हमने एक कार्ड निकाला, उसको देखा कि वो कार्ड क्या है, और फिर वापस उसको उसी पैक के अंदर डाल दिया, मतलब कि विद रिप्लेसमेंट है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसीज। देखो बच्चों वो क्वेश्चन हमने किया था ना, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ किंग का किया था। क्या किया था, नंबर ऑफ किंग्स। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एसीज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस वहाँ पे किंग और यहाँ पे एसीज, वही आंसर आएगा। क्यों, वही 4 किंग होते हैं, वही 4 एस होते हैं। किंग का पूछ ले, एस का पूछ ले, जैक का पूछ ले, क्वीन का पूछ ले, सबका आंसर क्या आएगा बच्चों, वही आएगा, है ना, क्योंकि सारे क्या होते हैं, 4 होते हैं। 1 का पूछ ले कि चारों बार 1 आएगा या 2 आएगा, है ना, तो भी ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके 4, वही आंसर आएगा। तो आप ये बताओ मेरे को, हम क्या माने, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसिज, उसको हम x वेरिएबल मान लेते हैं, रैंडम वेरिएबल। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है फिर बताओ। आपने 2 कार्ड निकाले हैं, हो सकता है एक बार भी एस ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है दोनों बार आ जाए, यही तो होता है बस। तो अब आप मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो एस, कोई भी इक्का ना आए, यानी कि इक्के 4 होते हैं, बाकी 48 में से आएगा। पहला कार्ड भी 48/52 और दूसरा निकालोगे तब भी 48/52, सोल्व करोगे 144/169। मैं ये एज इट इज क्वेश्चन आज के लेक्चर में करवा चुका। x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस। अब देखो 1 एस हो सकता है ये पहली बार में एस आ जाए, है ना, पहली बार में एस आ गया 4/52, और दूसरा कार्ड एस नहीं आना चाहिए क्योंकि हम एक एस लेके आना चाहते हैं, ठीक है। या ये भी तो हो सकता है पहली बार एस ना आए और दूसरी बार एस आ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 24/169 आएगा। फिर बताओ लास्ट क्या होता है, x इज इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसिज। दोनों के दोनों बार आप एस लेके आओ, पहली बार भी 4/52 होगी प्रोबेबिलिटी, और नेक्स्ट टाइम भी 4/52। ये 4 पे कट जाएगा तो 1/69, 1/169 इसका आंसर आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दो। ऊपर क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं, नीचे px लिखते हैं। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी 144/169, और ये कितना है बच्चों, 24/169, और ये कितना है 1/169। ये आपका क्या आ गया आंसर। वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर लो आप। 25th क्वेश्चन में देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द, देखो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वही आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको टफ लगेगा या आसान लगेगा। ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। बच्चों क्या मतलब है, देखो एक डाइस का पेयर, डाइस का पेयर का मतलब 2 डाइस, ऐसे 2 डाइस को उछाला गया है, लेकिन कितनी बार बच्चों, 3 बार। यानी कि इसका मतलब ये है 2 डाइस को 3 बार उछाला गया है। 2 डाइस को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार थ्रो किया गया है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। और आपकी सक्सेस क्या है पता है, सक्सेस क्या है आपकी, डबलेट। डबलेट होता है बच्चों सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। पहले मैं आपको थोड़ा इसकी डिटेल बताता हूँ। डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है, डाइस के अंदर सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। जैसे आप 2 डाइस उछालते हो, आप शर्त तब जीतोगे जब दोनों के ऊपर आपका नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि या तो दोनों पे 1 1 आए,
या 2 2 आए, या 3 3 आए, या फिर 4 4 आए, या फिर बच्चों कितना है 5 5 आए, और या क्या है 6 6 आए, है ना। ये 6 केस होते हैं और टोटल कितने केस होते हैं 36। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, यानी कि पहले जैसे आप हेड टेल लेके आते थे ना, अब की बार उसकी जगह क्या आ गया डबलेट आ गया बस क्वेश्चन में, ठीक है। डबलेट कितने होते हैं 6 आउट ऑफ 36, यानी कि डबलेट आने के चांस कितने हैं बच्चों 1/6 है। और डबलेट नहीं आने के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए डबलेट, डबलेट नहीं आए यानी कि बाकी 30 में से कोई केस आएगा, तो ये कितना होएगा बचाओ 30/36 यानी कि 5/6। अब आप समझ गए डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब ऐसा आपने कितनी बार किया है बच्चों 3 बार किया है, यानी कि पहली बार आपने 2 डाइस को उछाला, दूसरी बार भी आपने 2 डाइस को उछाला, और तीसरी बार फिर आपने 2 डाइस को उछाला। यहाँ पे आपको डबलेट चाहिए, कितने डबलेट आ सकते हैं बताओ। हो सकता है एक बार भी डबलेट ना आए, हो सकता है ना एक बार भी डबलेट ना आए, मतलब कि हो सकता है इन 6 में से आपके ना तो यहाँ पे कुछ आए, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है 3 बार आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है एक भी बार डबलेट ना आए, मतलब कि ना तो ये पहली बार आपने पैर उछाला इस पे डबलेट आए, ना इस पे आए, और ना इस पे आए। तो डबलेट नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा बताओ। डबलेट नहीं आएगा तो आप कहोगे सर इन 30 में से कोई ना कोई आएगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी 5/6 होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 5/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 25/36। आप यही मान लो कि ये कार्ड्स है, ये 6 मान लो क्या है रेड कलर के कार्ड है, और 30 क्या है बच्चों ब्लैक कलर के। मैं आपको समझाने के लिए आसान कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपने 2 कार्ड निकाले विद रिप्लेसमेंट, ये बताओ कि कोई भी कार्ड रेड नहीं आएगा। पहला कार्ड जो आएगा वो ब्लैक आएगा, दूसरा कार्ड भी क्या आएगा बच्चों ब्लैक आएगा। तो फिर बताओ ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया 5/6 इंटू 5/6 यानी कि 25/36। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा ना, यहाँ पे डबलेट आएगा, मतलब कि इधर भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी सेम होएगी ना, यहाँ पे डबलेट आएगा मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि 0 डबलेट आए, इसका मतलब इन तीनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना आप ऐड कर देना, ठीक है। सॉरी ये क्या आ गया आपका 5/6 और 5/6 यानी कि 25/36 आ गया। हमने क्या किया कोई मिस्टेक की क्या, 0 डबलेट आए, 0 डबलेट आए तो मतलब पहली बार भी डबलेट नहीं आएगा और दूसरी बार भी डबलेट, हाँ हम मैं ये यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा हूँ, पहली बार डबलेट नहीं आएगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये क्या आएगा फिर 5/6 इसका आंसर आएगा, क्योंकि डबलेट ना आए तो बच्चों क्या होता है पहली बार जो आप पहला डाइस उछालोगे उसके ऊपर कोई बाकी 30 में से कोई दूसरा नंबर आएंगे, है ना। जैसे ये होता है 1 1 होता है, फिर 1 2 होता है, तो यानी कि 30/36 का ही आंसर 5/6 होता है ना। तो ये 5/6 लिखना चाह रहा हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा आपका 5/6। तो 0 डबलेट आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6 प्लस 5/6 प्लस 5/6, इस तरह से। अब देखो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ आपको, लेट कर लो, लेट कर लो x क्या है बच्चों नंबर ऑफ डबलेट्स है। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 और 3। क्यों, क्योंकि डाइस को हमने 3 बार उछाला है, इस पेयर ऑफ डाइस को हमने कितनी बार उछाला है 3 बार। तो पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डबलेट। 0 का मतलब बच्चों जो पहली बार हम डाइस उछाल रहे हैं ना ये पेयर, इस पे डबलेट नहीं आएगा कोई भी, मतलब कि सेम नंबर नहीं आएंगे, तो यानी कोई बाकी 30 में से आएगा, बाकी 30 में से कोई नंबर आएगा, तो यानी कि 30/36। आंसर कितना आ गया अपना बताओ 5/6। ये तो क्या आया एक बार का है ना, पहली बार अपन ने उछाला उसके ऊपर डबलेट नहीं आएगा, दूसरी बार भी डबलेट नहीं आएगा, और तीसरी बार भी डबलेट नहीं आएगा, है ना, यानी कि इसका क्यूब हो जाएगा ना। कितना आ गया बताओ 125/216। समझ गए क्यों, क्योंकि डबलेट ना आए, पहले पेयर पे भी नहीं आएगा, दूसरे पे भी नहीं आएगा, तीसरे पे भी नहीं आएगा, तभी तो 0 डबलेट आएगा ना। अब दूसरा केस करते हैं, एक डबलेट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डबलेट। आप है ना डबलेट को अगर अच्छे से समझना चाहते हो, आप है ना इसको ये मान लो ये एक ही बैग है, इसमें 6 रेड बॉल है और आपकी 30 क्या है बच्चों ब्लैक बॉल, और हम सक्सेस क्या लेके आना चाहते हैं रेड बॉल। तो इनमें से बच्चों एक बार रेड बॉल आए, है ना, 3 बार ऐसे हम बॉल निकालेंगे बारी बारी से, और 3 में से एक बॉल रेड आए, तो हो सकता है बच्चों
पहली बार में जो बॉल आएगी वो क्या आ जाए, रेड आए। पहली बार रेड यानी कि 6/30, पहली बार रेड आए है ना, और दूसरी बार फिर क्या आएगी, ब्लैक 6/36, और तीसरी बार भी क्या आएगी बच्चों, ब्लैक। हम कितनी बार रेड लेके आना चाहते हैं, एक बार। हो सकता है पहली बार आ जाए तो दूसरी और तीसरी बार क्या आएगी, ब्लैक आएगी, लेकिन क्या पहली बार आनी जरूरी है क्या? ऐसे ऐसे कितने केस होंगे बताओ, 3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 6/36 यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, तो मतलब इसको सीधा ही मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो देखो ये कितना हो गया बताओ, 1/6 हो गया, ये 5/6 और ये 5/6 यानी कि 25/36 हो गया। और ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने आपको बता ही दिया क्यों किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 केस बनेंगे। एक बार क्या होगा बच्चों आपका 30/36 स्टार्टिंग में, फिर 6/36, फिर 30/36, क्योंकि ये 6/36 यहाँ की बजाय इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे 3 केस बनेंगे। अब क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डबलेट्स, ऑफ गेटिंग 2 डबलेट्स। अब ऐसे ही देखो, पहले आप ना एक निकाल दिया करो, यानी कि 2 रेड बॉल आए। बताओ पहली बार बॉल रेड आए तो मतलब 6/36, और दूसरी बार बॉल रेड आए, ये पहली 2 रेड आ गई, तीसरी ब्लैक आएगी मतलब कि ये। लेकिन क्या बताओ, यही केस हो सकता है क्या, 3 होंगे? आप कहोगे सर 3 होंगे क्यों? इससे पता लग रहा है ये अकेला है, ये 30/36 अकेला है, तो ये अकेला यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी। तो 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 1/5, और ये कितना हो गया बताओ आपका 5/36 हो गया। ये हो गया आपका 1/6 यानी कि 36, और ये 5/6 हो गया, और इंटू 3 तो 15/216 हो गया। अब क्या करो, लास्ट केस हो रहा है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब कि 3 डबलेट, यानी कि तीनों की तीनों रेड बॉल आनी चाहिए। मतलब 6/36 और फिर 6/36, फिर 6/36, यानी 1/6 की पावर 3 होएगी, यानी कि 1/216 आ गया। सारे के निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। बस टेबल के अंदर लिख दो ये सारी वैल्यू। डबलेट को आप क्या मान लो, रेड बॉल मान लो बस, ठीक है। रेड और ब्लैक का खेल खेलो, आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। 0 1 2 और 3। अब देखो जब कोई भी डबलेट ना आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बच्चों, 125/216। फिर देखो कितनी कितनी लिखी थी हमने प्रोबेबिलिटी, ये ऊपर कितना है 75, ये कितना है 15, ये कितना है आपका 75 है ऊपर, ये 15 है, और ये कितना है 1, और नीचे 216 है ना। अब क्या करेंगे, हम एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे से कोई मिस्टेक नहीं हुई। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, सम कितना आना चाहिए बच्चों, 1। नीचे तो देखो 216 है ही, ऊपर भी कितना बन रहा है, 216 बन रहा है ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। डबलेट लेके आना था आपको। अब ये देखो 26 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसमें से कोई भी एक पार्ट पूछा जा सकता है। बनाएंगे कैसे टेबल, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कहा गया है, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए randomly selected school day. The probability x can take the values x has denote the following form where k is some unknown constant. बच्चों ये आपको एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे x पता है क्या है, x है नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। यानी कि जैसे मान लो आप सुबह स्कूल में जाते हो, स्कूल से आने के बाद आप पढ़ते हो घर पे आके, कितने घंटे पढ़ते हो, एक भी घंटा नहीं पढ़ते, 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे, 4 घंटे, वो कितने घंटे पढ़ते हो वो डिनोट करता है कौन, x। यानी कि आपका इस क्वेश्चन में जो x है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ आवर्स को डिनोट करता है यू स्टडी, जितने घंटे आप दिन में पढ़ते हो स्कूल टाइम को छोड़ के, उसको कौन डिनोट कर रहा है आपकी बार, x डिनोट कर रहा है। और x की वैल्यू देखो कितनी हो सकती है, 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हो सकता है आप 1 भी घंटा ना पढ़ते हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ते हो या 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो या 4 घंटे पढ़ते हो। अदरवाइज का मतलब होता है बच्चों इनके अलावा, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, इनके अलावा। अच्छा आपको इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा 3 घंटे पढ़ता हो, 4 घंटे पढ़ता हो, 1 2 या 0, इसके अलावा कहता है कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा 5 घंटे पढ़ता हो, क्योंकि 5 घंटे अगर पढ़ता तो वो इसमें आता, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 0। मतलब कि
ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो 5 घंटे पढ़ता हो या 6 घंटे पढ़ता हो या 10 घंटे पढ़ता हो। इस केस को आप कंसीडर मत करना। क्यों? प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या बनाते हैं बच्चों? टेबल। मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ और फिर इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बिल्कुल आसान मेथड में आपको समझाऊंगा। ऊपर लिख दो x, नीचे क्या लिख दो? उसकी प्रोबेबिलिटी। देखो x कितने घंटे पढ़ते हो आप? 0 घंटे पढ़ते हो, है ना? कितने घंटे पढ़ते हो? 1 घंटे, 1 घंटा पढ़ते हो। अच्छा, 1 का अलग लिखेंगे, 2 का अलग लिखेंगे, 3 का अलग लिखेंगे और 4 का क्या लिखेंगे बच्चों? अलग लिखेंगे। अब ये बताओ, जब आप 0 घंटे पढ़ते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। कितनी है बच्चों? 0.1। अच्छा, जब आप 1 घंटा पढ़ते हो या 2 घंटे पढ़ते हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? kx। मतलब यहाँ पे भी kx लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे? kx लिखोगे, है ना? 3 और 4 में दोनों जगह क्या लिखोगे बच्चों? k इंटू 5 माइनस एक्स और k इंटू 5 माइनस एक्स। समझ गए इतना? तो अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी। यहाँ पे k तो क्या है? एक कांस्टेंट है, लेकिन x पता है क्या है? x तो ये वाली वैल्यू है ना। तो यहाँ पे x को कितना पुट करेंगे बताओ? x को 1। x को कितना लिखेंगे? 1। इसमें x को कितना लिखेंगे बताओ? 2। यहाँ पे x की जगह कितना लिखेंगे बताओ? x की जगह लिखेंगे कितना? 3। ये रहा देखो x की जगह 3। यहाँ पे x की जगह कितना लिखेंगे बच्चों? 4। अब बताओ ये सोल्व करने के बाद आपकी क्या बन गई? ये तो 0.1, ये क्या बन गया? k, ये क्या बन गया? 2k, ये क्या बन गया आपका? 2k, और 5 में से 4 गया, ये क्या बन गया आपका? k। समझ गए? तो यानी कि ये जो मुश्किल टेबल आपको दे रखी थी ना, इसको मैंने आसान बना के ये लिख दिया, बस खत्म। अब क्वेश्चन, ये टेबल आपने बना ली। अब पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है। आप मुझे बताना k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कितना आना चाहिए बच्चों? 1 आना चाहिए। सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए? 1। तो देखो क्या क्या है ये, अगले पेज पे करते हैं हम क्वेश्चन को। 0.1, फिर क्या था? k, फिर 2k, फिर 2k और फिर लास्ट में k। इन सभी का सम कितना है? 1। ये हो गया 6k और ये 0.1 उतरा के माइनस हो जाएगा तो 0.9 हो गया। तो 0.9 को लिख दो क्या? 9/10। k कितना आ गया बताओ? 9/10 और ये 6 क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा। 6 नीचे आ गया तो बताओ 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 3/20। अच्छा देखो, पॉइंट में अगर आप आंसर निकालना चाहते हो ना तो नीचे आप 100 बना लो ताकि आसान हो जाए, है ना? 15/100, और 15/100 का मतलब क्या होता है? 0.15। आपको क्या निकालना था? k का आंसर निकालना था। k कितना आ गया बच्चों आपका? 0.15। एक क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। बच्चों एट लीस्ट 2 का मतलब क्या होता है बताओ? तो कम से कम 2, यानी कि 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ते हो। दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 आवर्स, मतलब पूरे पूरे 2 घंटे पढ़ते हो। तीसरा क्वेश्चन है एट मोस्ट 2 आवर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ते हो, यानी कि 2 या फिर 2 से कम। ठीक है, ये बी पार्ट जो है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक एट लीस्ट वाला, एक एग्जैक्टली वाला, एक एट मोस्ट वाला। तो मैं तीनों आपको करके दिखाता हूँ। बी पार्ट, इसका पार्ट 1, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाती है। ठीक है, पार्ट 1 क्या कहता है बच्चों? एट लीस्ट 2 आवर्स। एट लीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या लिखोगे? 2 की प्रोबेबिलिटी, है ना, और या 2 से ज़्यादा, मतलब कि 2 घंटे तो कम से कम वो बच्चा पढ़ता ही है। हो सकता है 2 पढ़ता हो सकता है 3 और हो सकता है 4। 4 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? 2, 4 ही है ना। इन तीनों को ऐड कर दो, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2k, इसकी 2k और इसकी कितनी है बच्चों? k। तो आंसर कितना आ गया आपका? 2k प्लस 2k प्लस में k, यानी कि 5k, और k की वैल्यू ऊपर से कितनी है बताओ? 0.15। तो ये कितना आएगा आपका? 0.75 आएगा। आंसर आ गया। अब मैं कहता हूँ इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या कहता है? एग्जैक्टली 2 आवर्स। क्या है बच्चों? एग्जैक्टली 2 आवर्स। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ही निकालनी है अपने को। ठीक है, और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो 2k है, पीछे टेबल से देख लो, 2k मिलेगी आपको। और k की वैल्यू कितनी है? 0.15, यानी कि 0.30। 0.30 लिख दो चाहे 0.3 लिख दो, एक ही बात है। ये हो गया पार्ट 2। अब करो बच्चों पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आपको क्या कहता है? एट मोस्ट 2 आवर्स। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए बस। और ये मैंने पहले लेक्चर में आपको प्रोबेबिलिटी के सारा कुछ बताया ही है। तो इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ता है, मतलब 2 घंटे या उससे कम।
2 की, 1 की या फिर 0 की। अब देखना 2 आर्स की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे ना तो 2 के थी, पीछे टेबल में देख लो 1 आर की प्रोबेबिलिटी के थी और 0 आर पड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1 है। तो ये कितना हो गया 3 के प्लस 0.1, 3 इंटू के प्लस 0.1, 15 3 जा कितना होता है 45, यानी 0.45 प्लस 1, अच्छा 1 नहीं है सॉरी ये 0.1 है। तो इसमें कई बच्चे गलती से क्या लिख देंगे, इसको 0.46 लिख देंगे, लेकिन बच्चों पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको भी क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना दो, तो आंसर कितना आएगा आपका 0.455 आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। आसान सा क्वेश्चन था ये, टेबल बनने के बाद ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका बच्चों आसान हो जाएगा। अब देखो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, आपसे इन चारों पार्ट में क्या पूछा गया है देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और रीजन भी दो कि क्यों नहीं है, मतलब कि आपको सिर्फ यस या नो नहीं लिखना, क्वेश्चन को सोल्व करके भी दिखाना है। ये बताओ पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कब पता लगता है, प्रोबेबिलिटी वाली लाइन को देखा करो। ठीक है, इन सभी का सम कितना आना चाहिए बताओ 1 आना चाहिए ना, और इस क्वेश्चन में आई थिंक सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सम कितना आ रहा है बच्चों 1, सो हम लिख देंगे इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी है ना उनका सम कितना है बच्चों 1 है, और सम 1 आए तो वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में मैंने कहा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्या लिखेंगे इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों नहीं है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, दिस कांट बी नेगेटिव, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बस, उसके अलावा तो अपने को चेक ही नहीं करना आगे। तो थर्ड में देखो, थर्ड पार्ट में बच्चों इनमें प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव है लेकिन फिर हम इनका सम चेक करेंगे, इनका सम चेक किया हमने, वो आया बच्चों 0.9 विच इज नॉट इक्वल टू 1 तो नहीं है, सो इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फोर्थ पार्ट में देखो, इसमें तो मेरे को लग रहा है कि ये देख लो, इनको ऐड करके देख लेते हैं, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 और प्लस 0.05। आप एक बात सोचो, इन सभी का सम कितना है 1 आ रहा है ना, इन सभी का सम कितना है बच्चों 1 है, तो 1 प्लस में 0.05 यानी कि 1.05 विच इज नॉट इक्वल टू 1 तो नहीं है ना, 1 से ज़्यादा है, इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला पार्ट सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों पार्ट बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि एक बैग के अंदर या एक अर्न के अंदर ये बॉल का कॉम्बिनेशन दे रखा है, लिख लो, ये 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल है, मतलब टोटल 7 बॉल्स आर देयर, 2 बॉल्स ड्रॉ की गई है, लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और कहता है क्या x एक रैंडम वेरिएबल है। अच्छा इस क्वेश्चन में है ना कहीं पे भी आपको ये नहीं दे रखा है बच्चों कि ये विद रिप्लेसमेंट है, तो हम क्या मानेंगे इसको विदाउट रिप्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको लिखा ही नहीं गया है कि ये विद रिप्लेसमेंट है, तो जब भी नहीं लिखा जाता तो मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड है कि उसको क्या मानेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट कब मानेंगे जब वो लिखा हो, अगर नहीं लिखा हो तो क्या मानते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी नहीं, सिर्फ आपको ये कहना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। इसमें से कितनी बॉल निकाली आपने 2 बॉल, 2 बॉल्स आर टेकन आउट, और सक्सेस क्या है बच्चों नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, यानी कि आप अपने आप को कब सक्सेसफुल मानोगे जब ब्लैक बॉल लेके आओगे, सक्सेस क्या है आपकी गेटिंग ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल। तो अब आप बताओ मेरे को इस एक्सपेरिमेंट में आप कितनी बार सक्सेसफुल हो सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। हो सकता है आप एक बार भी सक्सेसफुल ना हो, यानी कि दोनों बॉल में से एक बॉल भी ब्लैक ना आए, हो सकता है एक आ जाए और हो सकता है कितनी है 2 की 2 आ जाए, तो बस यही तो आपको निकालना था। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बताओ 0, 1 और 2। इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल, कहता है क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, हम क्या लिखेंगे यस एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। अच्छा ये रैंडम वेरिएबल क्यों है ये और बता दो, ये रैंडम वेरिएबल इसलिए है क्यों, क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यू क्या है बच्चों रियल है, बिकॉज
बिकॉज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आर रियल, ये सारी की सारी वैल्यू रियल है, इसलिए यहाँ पे x क्या है, रैंडम वेरिएबल है। इतना ही क्वेश्चन पूछा था बस आपसे। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि x जो है ना, x रिप्रेजेंट करता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन वी टॉस ए कॉइन 6 टाइम। यानी कि हम एक कॉइन को जब 6 बार उछालते हैं ना बच्चों, तो x किसको रिप्रेजेंट करता है आपकी बार, ना तो नंबर ऑफ हेड को ना नंबर ऑफ टेल को, वो उन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितनी बार हेड आया 6 में से और जितनी बार टेल आया उनका डिफरेंस क्या है। जैसे हेड 4 बार आया और टेल 2 बार आया, इनका डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, 2 हुआ ना। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये डिफरेंस 2 ही होगा, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, x। वट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सिर्फ आपको ये बतानी है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है। पेपर में आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, एक कॉइन को जब आप 6 बार उछालते हो तो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स, आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। आपको हेड और टेल में क्या देखना है, डिफरेंस। पॉसिबल नंबर ऑफ हेड बता दो आप मेरे को, और पॉसिबल नंबर ऑफ टेल्स बता दो। सिर्फ इतनी सी कहानी है, कोई भी बच्चा इसको बता देगा आसानी से। देखो पहले मैं सिर्फ है ना हेड को काउंट कर रहा हूँ। ये रहे, एक कॉइन को जब आप 6 बार उछालते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड कितनी कितनी बार आ सकता है, सिर्फ आपको ये चीज़ मेरे को बतानी है, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर हो सकता है हेड एक बार भी ना आए, मैं किसकी पॉसिबिलिटी काउंट कर रहा हूँ, हेड की। जब आप एक कॉइन को 6 बार उछालोगे तो हेड एक बार भी ना आए, ऐसा पॉसिबल है ना। हो सकता है 1 बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है 3 बार आ जाए, हो सकता है 4 बार, हो सकता है 5 बार, या हो सकता है 6 के 6 बार हेड आ जाए। हो तो सकता है ना ये। टेल बताओ, टेल। अब है ना, ऊपर वाले को ध्यान में रखना है, टोटल कितनी बार हमने उछाला है, टोटल 6 टाइम्स उछाला है ना, टोटल 6 टाइम उछाला है। ऊपर हम कह रहे हैं हेड एक बार भी नहीं आया, तो बाकी 6 के 6 बार क्या आया होगा बताओ, टेल आया होगा। यानी कि 0 के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, 6 का। भाई इन दोनों का जो सम है ना वो 6 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हेड 0 बार आएगा तो टेल कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। अगर हेड एक बार आ गया तो टेल कितनी बार आएगा, 5 बार। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए बच्चों, 6। उल्टी गिनती लिख दो, ये 0 से 6, ये 6 से 0, 4 3 2 1 0। क्यों लिखी आप खुद देख लो। हेड और टेल दोनों का सम कितना आना चाहिए, 6, क्योंकि आपने 6 बार उछाला है। 4 बार अगर हेड आएगा तो 2 बार तो टेल आएगा ना। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो बताओ डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, आप खुद ही देख लो टेबल से। 6 और 0 दो नंबर है, इनका डिफरेंस कितना होता है, 6। 5 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 4। 4 और 2 दो नंबर है, इनका डिफरेंस कितना होता है, 2। इनका डिफरेंस कितना होता है, 0। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 6। अब आप बताना x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 6 4 2 0। ये तो रिपीट है ना, 2 4 6, तो देखो ये रही। सो ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को। यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये x की वैल्यू है। सो x इज इक्वल टू 6 4 2 और 0, ये लिख रखा है ना। वट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो मैं कहता हूँ x की ये 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। कौन कौन सी, 0 2 4 और 6। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। 3 क्वेश्चन है ये, एक एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, एक एक करके मैं आपको कराता हूँ। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन। इसका मतलब ये है कि एक क्वाइन को 2 बार उछाला जाता है तो हेड लाना हमारी सक्सेस है। बताओ कितनी कितनी बार हेड आ सकता है, उन सभी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, ठीक है। टोटल केसेस कितने हो गए बताओ, जब 2 बार हेड क्वाइन को उछाला जाता है। ये 2 बार का है तो 2 बार का तो क्वेश्चन आसान होता है, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। टोटल तो यही होते हैं ना। अब आपको नंबर ऑफ हेड लेके आने हैं, मतलब आपकी जो सक्सेस है ना, आप खुद को कामयाब कब समझोगे, जब आप हेड लेके आओगे। सक्सेस क्या है आपकी बच्चों, गेटिंग ए हेड। लेट कर लो एक्स मान लो उसको, क्या, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स लिख दो या नंबर ऑफ सक्सेस लिख दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। जब 2 बार कॉइन को टॉस करोगे तो हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए,
हो सकता है दोनों के दोनों बार आ जाए। बस ये तीन ही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कोई है नहीं। अब आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑफ गेटिंग 0 हेड, है ना। सक्सेस क्या है, हेड। 0 हेड का मतलब जब आप एक क्वाइन को 2 बार उछालोगे तो दोनों बार टेल आएगा, है ना। देख लो दोनों बार टेल, कौन सा केस है, सिर्फ एक ही केस है 4 में से, ये होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, 1 हेड, टेल की तो बात ही नहीं करेंगे, हेड की। इनमें देखो 1 हेड, 1 2 3, दो केस में ना 2/4 होगी, या 1/2 लिख दो इसको। फिर तीसरे में क्या लिखो, x इज इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ऊपर देखना 2 हेड कितने में आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही केस है, यानी कि 1/4 हो गया ना क्वेश्चन। तीनों निकाल दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो बस, टेबल बनानी है सिर्फ आपको। ऊपर क्या लिखोगे बच्चों, x, नीचे क्या लिखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कितनी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/2 लिख दो, और ये कितना है 1/4। तीनों को ऐड करके देख लो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। इसी को ऐड कर लो, 1/4, 1/2 को 2/4 लिखो, और 1/4, तीनों का आंसर कितना आ गया, सम 1 आ गया ना। ये क्या है, इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जरूर करना है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन कितना आएगा, एक क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करने में 20 से 30 सेकंड लगेगी, लेकिन आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, 100% करेक्ट है। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वही आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब की बार नंबर ऑफ हेड की जगह क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टेल्स है। साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 क्वाइन, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, टुगेदर, यानी कि 3 क्वाइन को एक साथ उछाला गया है। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो, 3 क्वाइन को एक साथ उछालो या एक क्वाइन को 3 बार उछालो, एक ही बात होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये भी 3 ऐसे जमीन पे आके गिरेंगे, या 3 क्वाइन अलग अलग उछाल लो, वो भी ऐसे जमीन पे आके गिरेंगे। अब की बार आपकी सक्सेस क्या है बताओ, नंबर ऑफ टेल्स। तो सक्सेस आप कब अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे, जब आप टेल लेके आओगे, गेटिंग ए टेल। लेट कर लो एक्स मान लो इसको, है ना। एक्स क्या मान लो आप, नंबर ऑफ टेल्स। तो मेरे को ये बता दो एक्स की फिर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कोई भी बच्चा बता देगा सर। 3 बार जब कॉइन को उछालोगे, या एक कॉइन को 3 बार उछालोगे, तो फिर या तो एक बार भी आपका टेल नहीं आएगा, या एक बार, या 2 बार, या 3 बार, यानी कि या तो एक कॉइन के ऊपर टेल आएगा, या 2 पे, या 3 पे, या कभी भी नहीं आएगा, यानी कि किसी भी कॉइन पे टेल नहीं आएगा। तो बताओ टोटल केसेज कितने होते हैं, टोटल केसेज, आसान सा क्वेश्चन है ये तो। टोटल केसेज हेड हेड, 3 कॉइन को उछालोगे टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, और फिर लिख दो ये 4 केसेज, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। पहले 4 के आगे क्या लगा दो बच्चों, हेड। इनके आगे लगा दो हेड, हेड, ये भी हेड और ये भी हेड, इनके आगे टेल लगा दो। ये लो 8 केसेस हो गए, मैंने लिख दिए। अब आपको निकालना है सबकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब की बार सक्सेस क्या है आपकी, टेल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल, एक भी टेल ना आए, ऐसे कितने केस है इनमें, ऊपर देखो 1 है सिर्फ, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल बच्चों, इसमें काउंट कर लेना, एक टेल कितने होंगे, 3/8। वैसे भी मैंने बता रखा है 3 क्वाइन उछाला, एक टेल, तो कितनी जगह मिलेगा आपको, 3 बार मिलेगा, है ना। 3/8 हो गया। फिर आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, यानी कि 3C2। तो ये भी आपका 3 आंसर आएगा। देख लो ऊपर आप चेक कर लो, 2 टेल, ऐसे कितने केस है जिसमें 2 टेल है, एक, और फिर आपका देखो ये रहा 2, और फिर ये रहा 3 केस मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तीनों की तीनों बार टेल आए, ये कितना केस मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा आपको, टेल टेल टेल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो बस। जब सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है तो टेबल बना के लिखनी है आपको। ये x, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 0 1 2 एंड 3। प्रोबेबिलिटी क्या क्या है बच्चों इसकी, देखो ये 1/8, ये 3/8, ये 3/8, ये 1/8। फिर लास्ट में क्या कर देना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देख लो करके, सबका सम कितना आएगा बच्चों इनका, 1/8, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, यानी 8/8, और 8/8 क्या होता है 1। तो आपका आंसर क्या है, सही है। 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट देखो बच्चों, तीसरे पार्ट में
हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। अब की बार क्या आगे 4 टॉस किए हैं आपने, एक कॉइन को कितनी बार उछाला है बच्चों, 4 बार उछाला है, तो टोटल केस कितने होंगे, 16 होंगे। टोटल केसेस कितने होते हैं, 16। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं बच्चों, या तो ये टोटल केस आप लिख लो 16 के 16, या मैंने आपको तरीका बताया था लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं अब लिख नहीं रहा, ठीक है। लिखने हो तो मैंने मेथड आपको पहले सिखाया हुआ है। नंबर ऑफ हेड लेके आने हैं, मतलब कि सक्सेस क्या है अपनी, सक्सेस है गेटिंग ए हेड, हेड लेके आना। तो लेट कर लो आप, एक्स मान लो किसको, नंबर ऑफ हेड्स को। एक्स की वैल्यू फिर क्या क्या पॉसिबल हो सकती है आप बता दो मेरे को। हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, 4 बार उछाला है, हो सकता है एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हम पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। बच्चों एक बात बताओ मेरे को, 0 हेड का मतलब क्या है कि एक बार भी हेड नहीं आएगा, मतलब कि चारों के चारों क्वाइन पे टेल आएगा। इन 16 में से ये केस आपको एक ही जगह मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या आ गया, 1/16। अच्छा ऐसे समझ नहीं आता ना, ऐसे कर लो, पहले क्वाइन के ऊपर टेल आएगा, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल, और चौथे पे भी टेल। तो बात तो एक ही है ना, वही आपका 16 में से एक केस मिलेगा, या फिर चारों पे टेल आए, एक ही बात होती है। अब मैं करवाता हूँ आपको सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। बच्चों इन 16 में से ऐसे कितने केस आपको मिलेंगे जिसमें एक हेड हो। पहले है ना, एक हेड का आप एक केस देख लो, हेड पहले नंबर पे आ जाए, बाकी तीनों क्या आ जाए बच्चों, टेल। पहले पे हेड आए, प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। बाकी तीनों पे टेल आए, मतलब 1/2, 1/2, 1/2। लेकिन ये 1/16 तो इस एक केस के लिए हुई ना, ऐसा ऐसा एक केस नहीं है जिसमें एक हेड आए। कितने मिलेंगे पता है, 4 क्वाइन थे और हेड कितने हैं, एक, 4C1, यानी ऐसे ऐसे आपको 4 केस मिलेंगे जिसमें एक हेड मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये हेड हो सकता है पहले नंबर पे हो, या हो सकता है ये हेड बच्चों यहाँ पे हो, या हो सकता है ये हेड यहाँ तीसरे नंबर पे हो, या हो सकता है ये हेड कहाँ पे हो, चौथे नंबर पे। ये 4 केस मिलेंगे, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको सीधा ही 4 से क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई। तो यानी कि 4/16 आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये 4/16। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। देखो 2 बार आपको हेड लेके आने हैं, आप कोई भी अपनी मर्जी से एक केस लिख लो, पहले 2 पे हेड ले आओ, बाकी दोनों टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/16। लेकिन ये कितने केस मिलेंगे ऐसे जिसमें 2 हेड है, आप बस मेरे को ये बता दो कितने केस ऐसे हैं इन 16 में से जिसमें 2 हेड है। अगर मेरे को सीधा ही निकालना हो तो 4C2, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 मिलेंगे। तो मैं इसको 6 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। देखो एक बार की तो आपको पता लग गया, हर बार है ना 1/16। अब 3 हेड यानी कि 4C3, 4C3 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 4/16। अब लास्ट और लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितने हेड बच्चों, आपकी बार 4 हेड्स, यानी कि चारों जगह हेड। तो बच्चों एक ही केस मिलेगा ना, हेड 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 और हेड, एक ही केस मिलेगा, तो यानी कि 1/16 हो गया। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप क्या बना देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप बना ही दोगे, ऊपर क्या लिखोगे x, नीचे क्या लिखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी, 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करोगे, देखो वैल्यू लिख लो इसके अंदर, 0 यानी कि 1/16, और इसमें कितनी है फिर आपकी 4/16, इसमें 6/16, इसमें 4/16, इसमें 1/16। काउंट करना, क्या इन सब का सम 1 आ रहा है, ऊपर देख लो, ये 1 है, ये ऊपर 4 है, 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, नीचे भी 16 ऊपर भी 16, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट है हमारा आंसर। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस का। लेकिन आप पूछोगे सर सक्सेस क्या है, आपकी बार सक्सेस क्या है, इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई, मतलब एक डाइस को 2 बार उछाला गया है, वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज। आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहला पार्ट हम करते हैं, पहली बार में सक्सेस क्या डिफाइन की गई है, एक नंबर लेके आना जो 4 से क्या हो बच्चों, बड़ा।
जब एक डाइस को उछाला जाता है तो ये केस होते हैं। आपकी सक्सेस क्या है बताओ? आपकी सक्सेस है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, यानी कि या तो 5 लेके आओगे या फिर क्या लेके आओगे, 6 लेके आओगे, या तो 5 या फिर 6। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। 5 या 6 लेके आना मतलब कि आपके फेवरेबल कितने केस है, 2 आउट ऑफ 6, यानी कि 1/3 या 2/6 ही लिख दो इसको, ठीक है, 2/6 लिख दो, एक बार काटो मत। फिर फेलियर क्या है, यानी कि आपका नंबर 4 से बड़ा ना आए, यानी कि या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या फिर 4 आए, है ना, 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों आपकी 4/6। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, जैसे एक क्वाइन में हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा बच्चों, टेल, लेकिन हेड टेल में तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे तो पड़ेगी ना भाई, अगर ये 5-6 नहीं आएगा तो ये तो आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे वहां पे, फिर आप 4/6 लिखोगे, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो अब काट सकते हो क्योंकि दोनों के नीचे कितना है बच्चों, 3 आ जाएगा, 2/3, ये 1/3 आ जाएगा। अब ये बताओ कि x मान लो, लेट x क्या है, आपकी नंबर ऑफ सक्सेस है। कितनी बार उछाला आपने ये डाइस को, 2 बार, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, या तो 0 या 1 या फिर 2, यानी कि हो सकता है एक बार कामयाब हो जाओ या 2 बार या फिर कभी भी नहीं कामयाब हो। x इज इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस मतलब आप 0 बार कामयाब होगे। 0 बार कामयाब होना मतलब दोनों बार क्या होना, फेल होना, दोनों बार क्या होगे बच्चों, फेल। और फेल कहाँ पे होते हो आप, यहाँ पे, है ना, जब ये लेके आते हो, और यहाँ पे क्या हो जाते हो आप, पास, यानी कि सक्सेसफुल। दोनों बार फेल हो रहे हो मतलब कि पहली बार भी 2/3 प्रोबेबिलिटी और दूसरी बार भी 2/3, समझ गए। 4/9 इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस, एक बार कामयाब होना है बच्चों, एक बार कामयाब होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार ऐसा होना चाहिए कि आपका नंबर 5 या 6 आ जाए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। पहली बार कामयाब हो गए, दूसरी बार क्या होना पड़ेगा आपको, फेल। क्यों, सिर्फ आपको एक ही बार कामयाब होना है, एक सक्सेस चाहिए। पहली बार पास हो गए, दूसरी बार फेल, या ये भी तो हो सकता है पहली बार फेल हो गए और दूसरी बार क्या हो गए, पास। इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, 2/9 प्लस 2/9 ये कितना हो जाएगा आपका, 4/9 हो गया। अब तीसरा और लास्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, मतलब कि दोनों के दोनों बार आप क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। और कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1/3, पहली बार भी पास, दूसरी बार भी पास, यानी कि 1/9। अब तो कर लोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इच, ये मैंने आपको बना के सारा दिखा दिया। देखो सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना, आगे बना ही लेना आप। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इसमें कहता है आपकी सक्सेस क्या है, 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट 1 डाई। 2 डाइस को जब उछालते हो तो 6 कम से कम एक बार आना चाहिए बच्चों। ये बताओ 2 डाइस को उछालते हो या एक डाइस को 2 बार उछालते हो, टोटल 36 केस होते हैं। 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, मतलब या तो पहली बार 6 आना चाहिए या फिर दूसरी बार 6 आए, ये सक्सेस है आपकी। सक्सेस क्या है बच्चों, गेटिंग ए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी आपकी, जैसे पिछली बार सक्सेस क्या थी, 4 या 5 लेके आना, है ना, लेकिन अब की बार सक्सेस क्या है, 6 लेके आना। 6 कम से कम एक बार तो 6 आए आपका, ठीक है, ये हो गया आपकी सक्सेस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एटलीस्ट 1 डाइस के ऊपर आपका 6 आना चाहिए, मतलब कि जो 36 केस होते हैं उसमें आपको पता है ये 1-1, 1-2, 1-3, ऐसे 1-6, ऐसे फिर आपका 2-1, फिर 2-2, ऐसे होते हैं ना, 2-6। इनमें ऐसे कितने केस होते हैं कि कम से कम जो एक बार 6 जरूर आते हैं, वो ऐसे कितने केस होते हैं बच्चों, 11। मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, 11। पहले डाइस के ऊपर हो सकता है 6 आ जाए, दूसरे के ऊपर कुछ भी आ सकता है, 6-1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। हो सकता है पहले पे 6 ना आए और दूसरे पे आ जाए, 1-6, फिर 2-6, फिर 3-6, फिर 4-6 और फिर 5-6। 6-6 नहीं लिखूंगा क्यों, मैं पहले लिख चुका हूँ, ठीक है। ये 11 केस ऐसे होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक बार 6 आए ही आएगा। तो मतलब कि
आपके पास होने की या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 11/36 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, आप फेल हो जाओगे, बाकी 25 बच गए ना। ये मैंने आपको सारा पहले करवाया हुआ है। तो बस अब क्वेश्चन खत्म, लेट कर लो। एक्स को क्या मान लो बच्चों, नंबर ऑफ सक्सेस। तो 2 बार आपने उछाला है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप मेरे को बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है बच्चों कि आप जो है, अच्छा ये इसकी वैल्यू ये ना 0 1 2। अभी मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। देखो आपको 6 कम से कम एक बार लेके आना है, यानी कि एक बार आप ले आए तब भी आप जीतोगे, और 2 बार आप ले आए तब भी आप जीतोगे, मतलब वो सक्सेस ही मानी जाएगी, चाहे एक बार ले आओ चाहे 2 बार ले आओ, एटलीस्ट 1 लेके आना है। और या फिर आपका एक बार भी 6 नहीं आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे पता है क्या हो सकती है बच्चों, या तो 1 या फिर 2। यहाँ पे मैं इसको इरेज करके x की वैल्यू को अभी बताता हूँ आपको क्यों लिख रहा हूँ मैं। x की वैल्यू या तो क्या होगी 0 या फिर क्या होगी 1। क्योंकि देखो 2 बार आप एक डाई को उछाल रहे हो, और आप कामयाब कब माने जाओगे, जब कम से कम एक डाइस के ऊपर आप 6 लेके आओ, मतलब कि इन इन केसेस में से कोई ना कोई चमके, यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 1, या फिर यहाँ 1 6 आ जाए, है ना, ऐसे तब आप कामयाब माने जाओगे। चाहे दोनों के ऊपर 6 6 ले आओगे ना, तब भी आपकी एक ही कामयाबी गिनी जाएगी। क्यों, आपकी सक्सेस क्या है, कम से कम एक बार 6 लेके आना। तो या तो हो सकता है आप एक बार कामयाब हो जाओगे, और या फिर आप एक बार भी कामयाब नहीं होगे, यही तो है। 0 सक्सेस का मतलब बच्चों क्या है कि आपका एक बार भी 6 नहीं आएगा, मतलब कि बाकी 25 में से कोई केस आएंगे, ये होगी। और एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे मतलब कि कम से कम एक बार तो आप 6 लेके आओगे दोनों में से। ऐसे कितने केस होते हैं, 11 होते हैं। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो बस, x और पी एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ये 25/36 हो गया और ये 11/36 हो गया। आंसर आ जाएगा आपका। देखो इनको ऐड करके देखो, सम कितना आएगा, इनका 1 आएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या फिर गलत है। देखो बच्चों 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोलता है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, यानी कि 30 बल्ब्स है एक बैग के अंदर, उसमें 6 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब 6 डिफेक्टिव है, तो बाकी 24 क्या हो गए, गुड कंडीशन के अंदर है। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रोन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपने 4 बल्ब निकाले 1 बाय 1 करके, मतलब कि पहला बल्ब निकाला, उसको देखा, फिर वापस उस बैग में डाल दिया। इस तरह से आपने कितने बल्ब निकाले बच्चों, 4। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो सिर्फ कि यहाँ पे देखो 6 बल्ब क्या है, इसमें डिफेक्टिव है, बाकी के 24 क्या है, गुड है, यानी कि टोटल 30 बल्ब्स है। आप अगर डिफेक्टिव और गुड के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो डिफेक्टिव को आप मान लो ये रेड बॉल्स है, और इसको मान लो ये ब्लैक कलर की बॉल है, और टोटल मिला के ये 30 बॉल है। आपने 4 बॉल निकाली है, एक एक करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको किसका, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का, यानी कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। तो जब आप 4 बॉल निकालते हो तो हो सकता है एक भी रेड ना आए, हो सकता है एक रेड आए, हो सकता है 2 3 या 4 की 4 आए, ये हो सकता है। अब आप पहले बस मेरे को ये बता दो, लेट कर लो, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले तो एक्स को मानेंगे क्या, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक्स रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल। दैट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, यानी कि उन 4 बल्ब में से हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना आए, हो सकता है एक आ जाए, 2 3 या फिर चारों के चारों आ जाए। सक्सेस क्या है, सक्सेस है हमारी गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, यानी हमें जो सिलेक्ट करना है ना वो कैसा आना चाहिए, बल्ब डिफेक्टिव आना चाहिए, तब हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब। तो ये बताओ मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी। जैसे हम सक्सेस डिफाइन करते हैं गेटिंग ए हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी हम अगर शर्त जीत गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 6/30, क्योंकि टोटल 30 में 6 ही तो डिफेक्टिव है, यानी कि 1/5 हो गए। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी फिर, यानी कि हम फेल हो जाएंगे, मतलब कि हम डिफेक्टिव बल्ब नहीं लेके आ पाएंगे, तो बाकी 24 में से कोई ना कोई आएगा, यानी कि 4/5। ये हो गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक करके निकालें। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बताओ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव बल्ब क्या है बच्चों, 0 डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि एक बार भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं आएगा। 4 बल्ब आप निकालोगे, 1 2 3 4, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, मतलब कि पहला बल्ब डिफेक्टिव ना आए, मतलब आप फेल होगे।
यानी कि प्रोबेबिलिटी 4/5, यहाँ पे भी 4/5, यहाँ पे भी 4/5 और यहाँ पे भी 4/5। समझ गए आप मेरी बात का मतलब कि 4/5 मैंने क्यों लिखा? तो यानी कि पहली बार भी 4/5, फिर 4/5, फिर 4/5 और फिर 4/5। 4 4 जा 16 और 16 इंटू 16 होता है 256 और नीचे कितना आ गया बच्चों 625। ये प्रोबेबिलिटी हुई किसकी? कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना आए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव बल्ब। बच्चों जैसे हम एक कॉइन को 4 बार उछालते थे तो मैंने बताया था ना कि आपका वो एक हेड कहाँ कहाँ पे आ सकता है। आप 4 बल्ब निकालोगे, देखो ये 1 2 3 4, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाता हूँ। आपने ये 4 बल्ब निकाले, आपको डिफेक्टिव लेके आना है कितना? 1। तो ये बताओ, मान लो यहाँ पे क्या आ गया आपका? डिफेक्टिव आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? डिफेक्टिव। यहाँ पे गुड, जी फॉर गुड, यानी कि डिफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे भी गुड और यहाँ पे भी गुड। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही डिफेक्टिव लेके आना चाहता हूँ। डिफेक्टिव आने के चांस कितने हैं बच्चों बताओ? 1/5। और अच्छे बल्ब आने के चांस कितने हैं? 4/5। तो यहाँ पे 4/5 इन सब की मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना होएगा बताओ? ऊपर 64 और नीचे तो कितना आएगा? 625। लेकिन अब आप मेरे को ये बता दो, क्या डिफेक्टिव बल्ब जो मैं एक लेके आना चाहता हूँ, क्या वो जरूरी है कि पहले नंबर पे आए? कोई बच्चा कहेगा सर नहीं, ऐसा भी तो केस हो सकता है, ऐसा केस भी हो सकता है। फिर दूसरा बच्चा कहेगा सर ये फिर तो ऐसा तीसरे नंबर पे भी आ सकता है और ये चौथे नंबर पे भी आ सकता है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 64/25, 625 है ना, सेम सेम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इंटू 4 कर दे, यानी 256/625। आप मेरी बात समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको यही तो बताया था कि 4 बल्ब आपने चूज किए। आपने कितने बल्ब चूज किए? 4, यानी कि 4 बॉल आपने बाहर निकाली, उसमें से डिफेक्टिव कितने लेके आना चाहते हो आप? 1। तो ऐसे कितने केस मिलेंगे आपको? 4 मिलेंगे। ऐसे आप सीधा निकाल सकते हो, जो मैंने ये आपको बना के दिखाए हैं 4 केस, ठीक है। तो अब आप बताओ मेरे को कि एक डिफेक्टिव बल्ब लेके आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक बार तो डिफेक्टिव आएगा, मतलब एक बार तो आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन बाकी 3 बार आप फेल होगे। ऐसे लिख दो, बाकी 3 बार क्या होगे? फेल। लेकिन ऐसे ऐसे सिर्फ एक केस नहीं है बच्चों, ये कितने बनेंगे आपके? 4 केस बनेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 256/625। ये समझ आ गया। अब दूसरा केस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफेक्टिव बल्ब। आप बस मेरे को ये बता दो, एक केस सोच लो आप, एक केस मतलब कि डिफेक्टिव 2 बार लेके आना है, मतलब 2 बार आप कामयाब हो जाओगे और 2 बार आप फेल हो जाओगे। मतलब कि कामयाब होने के चांस कितने होते हैं? 1/5 और 2 बार फेल हो जाओगे, यानी कि 4/5। लेकिन ये बताओ, ये जो 2 बार आप डिफेक्टिव बल्ब लेके आना चाहते हो ना, ये क्या एक ही, मान लो ये दोनों डिफेक्टिव और ये दोनों गुड, क्या ये सिर्फ एक ही केस ऐसा हो सकता है जिसमें 2 डिफेक्टिव और 2 गुड आए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, कई हो सकते हैं। हो सकता है पहले दोनों पे गुड आ जाए, अगले दोनों पे डिफेक्टिव आ जाए। मतलब कि ये ऐसे कितने केस होंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। टोटल बल्ब आपने कितने बाहर निकाले? 4, और उसमें से 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, तो 4C2 कितना होता है? 4C2 बच्चों 6 होता है। ऐसे है ना 6 केस ये होंगे। मतलब कि 4 चीज़ों में से, 4 प्लेयर में से आपको 2 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं? सेलेक्ट। तो कितने वेज होते हैं? 6 होते हैं। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 6 से करोगे। देखो ऊपर कितना आ गया? 4 4 जा 16, 16 को 6 से करोगे तो कितना आएगा? 96, 96/625, ये हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव बल्ब्स। 3 डिफेक्टिव बल्ब आए बच्चों, मतलब कि 3 बार कामयाब हो जाओगे आप। 1/5, 1/5, 1/5, एक बार फेल होगे। फिर वही बात सोचनी है कि ये कितनी बार पॉसिबल हो सकता है बच्चों? 4 बार, क्योंकि देखो एक 3 एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है, तो 4 होते हैं ना। 3 एक जैसे, एक अलग, 4 है। तो कितना आ गया? 16/625 आ गया। ये भी हो गया आपका। फिर लास्ट क्या रह गया बच्चों आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। चारों के चारों बल्ब डिफेक्टिव हुए, तो यानी कि बच्चों 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, यानी कि 1/625। डिस्ट्रीब्यूशन तो लिख लोगे, 1 2 3 4 5, ये पांचों प्रोबेबिलिटी आप टेबल के अंदर लिख देना बस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका? टेबल बना लो, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x की वैल्यू 0 1 2 3 और 4, और नीचे क्या लिख दो? इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी। पहले दो की कितनी थी? 256/625, फिर 256/625,
और तीसरे की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी थी, 96 थी शायद, ऊपर है ना, 96/625, फिर 16 थी, और फिर लास्ट में कितना है अपना 1। अब ऐड करके देख लेना, इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, ठीक है। इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये देखो 7th क्वेश्चन, इसमें कहता है, ये अलग क्वेश्चन है। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन कैसे पढ़े हैं कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, बस इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। इसमें कहता है क्वाइन जो है ना वो बायस्ड है। बायस्ड का मतलब बच्चों उसमें नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। कैसे गड़बड़ी की गई है, सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, मतलब हेड आने के चांस जो है ना वो टेल आने के चांस से 3 गुना है, मतलब कि हेड उसके ऊपर ज़्यादा दिखाया गया है। मतलब कहने का ये है कि अगर एक क्वाइन के मैं 4 हिस्से कर दूँ ना, इस क्वाइन के मान लो मैंने 4 हिस्से कर दिए, मान लो ये क्वाइन ऐसा है कि 4 हिस्से कर दिए, इसके ऊपर हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड और यहाँ पे क्या टेल। मान लो आपने ये एक ऐसा कार्ड बना रखा है, ऊपर 4 हिस्से बना रखे हैं इसके, 3 पे हेड लिख दिया, 1 पे टेल। आप अपने फ्रेंड को कहोगे मैंने इसको ऊपर से छुपा लिया, हाथ रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। कहता है एक हिस्से के ऊपर आप ये लो, मैंने एरो लगा दी, आप अपने फ्रेंड को कहोगे मैंने एरो लगा दी, अब इन चारों में से किसी एक एरो के ऊपर आप उंगली रख दो, ठीक है। तो बताओ आपका फ्रेंड जीतेगा हेड लाने पे, उसके चांस ज़्यादा होंगे और आपके क्या होंगे, कम, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है, मतलब कि आप क्या कर लो, लेट कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी को x मान लो, ठीक है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो कितनी होगी 3x, यानी कि 3 टाइम्स, और हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम तो कितना होता है 1 होता है ना, x प्लस 3x तो कितना होता है 1, यानी कि 4x कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, या x कितना हो गया आपका 1/4। कहने का मतलब ये है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी है आपकी 1/4 है। आप यहाँ से देख लो 4 में से टेल किसके ऊपर लिखा गया है, 1 के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 3/4, क्योंकि 4 में से 3 के ऊपर क्या लिखा गया है हेड। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैंने बता दिया। अगर एक क्वाइन को 2 बार उछाला गया, क्वाइन 2 ही बार उछाला गया, मतलब क्वेश्चन है बहुत आसान, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, नंबर ऑफ टेल का, यानी कि सक्सेस क्या है बताओ, सक्सेस है आपकी गेटिंग ए टेल, आपको टेल लेके आना है। तो लेट कर लो एक्स मान लो उसको, एक्स को क्या मान लो बच्चों, नंबर ऑफ टेल्स मान लो, और क्वाइन को कितनी बार उछाला गया है 2 बार। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 और 2, मतलब कि या तो आप एक बार टेल लेके आओगे या 2 बार, या फिर कभी भी टेल नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल, मतलब कि एक बार भी टेल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पहली बार भी हेड आएगा और दूसरी बार भी क्या आएगा हेड। अच्छा अब 1/2 नहीं लिखना, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 3/4, 3/4 इंटू 3/4 यानी कि 9/16 हो गया पहला पार्ट। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड ऑफ गेटिंग सॉरी टेल, एक बार टेल, एक बार टेल आए बच्चों, हो सकता है पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार क्या आ जाए हेड, या फिर सुनो ये भी तो हो सकता है ना कि पहली बार क्या आ जाए हेड आ जाए और दूसरी बार क्या है टेल आए। तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6/16 हो गया। फिर हम लिखेंगे लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, दोनों बार टेल आए, पहली बार टेल आएगा 1/4, दूसरी बार भी टेल आएगा यानी कि 1/16। लिख दोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुश्किल है नहीं, 3 प्रोबेबिलिटी निकल के देखो, इन तीनों का सम कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। 9 + 6 कितना होता है 15, 15 और 1 कितना होता है 16, नीचे भी 16 ऊपर भी 16, लिख देना डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको एक रैंडम वेरिएबल x है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपको सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है k की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इन सभी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा बच्चों 1 के इक्वल होगा। तो रखें, मैं यहाँ से सीधा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। k और k कितना होता है, k और 2k 3k, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 तो ये हो गया, और एक k ये रहा 9k, और स्क्वायर वाली टर्म देखो k स्क्वायर और 2 3, 3 और 7 कितना हो गया बच्चों 10, 10k स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू क्या है 1। इसके फैक्टर बना लो, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर बना दूँ इसके, क्या फैक्टर बनेंगे बताओ, इसके 10 और 1 बनेंगे ना, यानी कि प्लस के 10k और माइनस के k। तो ये आप 10k कॉमन ले लो पहले में से, क्या बचेगा k + 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो k + 1, तो फैक्टर बना लेना बच्चों, क्या बनेंगे k + 1 और 10k - 1
के की वैल्यू एक तो क्या आ गई, -1 आ गई, और के की वैल्यू एक कितनी आएगी बच्चों, 1/10। आप ये बताओ माइनस की वैल्यू कैसे आ सकती है, देखना इसकी प्रोबेबिलिटी के है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको क्या कर देना, रिजेक्ट लिख देना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10, और यही आपसे पूछी गई है 1/10। आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब देखो सेकंड पार्ट, के की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, लिख दो 1/10 आई है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना अपने को। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी बताओ आप x, देखो ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, x लेस देन 3। x लेस देन 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 से छोटा, यानी कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ऊपर x की वैल्यू है ना, ये और ये 3 से छोटा, तो देखो इनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो बस, 0 + k + 2k, यानी कि 3k हो गया, और k की वैल्यू तो कितनी है आपकी 1/10, यानी आंसर कितना आ गया आपका 3/10। इसको 3/10 लिख दो, चाहे 0.3 लिख दो, एक ही बात है, आ गया आंसर। फिर आप देखो इसी क्वेश्चन का बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x 6 से ग्रेटर। देखो 6 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, 6 से बड़ा, एक ही नंबर है, 6 से बड़ा 7 है ना, और इसका आंसर कितना है बताओ, 7k² प्लस में k, यही है ना। k की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/10, तो 10 का स्क्वायर करोगे नीचे 100 आएगा, और k कितना है आपका 1/10, 100 एल्शियम ले लो, 7 + 10 यानी कि 17/100, कितना आ गया 0.17, आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट देख लो, आपका लास्ट पार्ट इसका, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, x 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा और 3 से छोटा, देखो ये दो ही तो वैल्यू हो सकती है बस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2। 1 की कितनी है बताओ, k, और 2 की कितनी है 2k, ये कितना हो गया 3k, और k कितना है बच्चों 1/10, तो कितना आंसर आ गया आपका 3/10, और 3/10 का मतलब क्या होता है 0.3। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो 9th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने सेम एग्जाम्पल किया था 26th। वही रैंडम वेरिएबल x है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको, k कोई कांस्टेंट है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। पहले तो क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल अगर आपने बना दी तो समझो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू कैसे आती है, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 1 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। पहले आपको क्या बनाना है, टेबल, ऊपर x नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू क्या है, देखो 0 1 2, अदरवाइज, देखो अदरवाइज का मतलब इनके अलावा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, इसका मतलब इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। हाँ, लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी कुछ होती ना, 0 की जगह 0.1 या कुछ भी होती, तो उसको फिर हम लेके चलते, ठीक है। अदरवाइज लिख देते वहाँ पे, अदरवाइज मतलब x की वैल्यू 0 1 और 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x 0 है, x 1 है, और x कितना है बच्चों 2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है k, और x जब 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2k, और x जब 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 3k। ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 0 की जगह कुछ और नंबर होता तो हम लिखते यहाँ पे अदरवाइज, यहाँ पे हम क्या लिख देते बच्चों, अदरवाइज मतलब x की वैल्यू इनसे कुछ अलग है और प्रोबेबिलिटी जो भी होती वो, ठीक है। अब k की वैल्यू कैसे निकलती है बताओ, इन सभी का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1, तो यानी कि k + 2k + 3k = 1, 6k = 1, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ए पार्ट, ठीक है। फिर आपको ये 3 क्वेश्चन निकालने हैं, 1 2 3, और k की वैल्यू कितनी है 1/6। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, k की वैल्यू कितनी आई बच्चों आपकी 1/6 आई। अब देखो बी पार्ट के 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, के जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है x <2। बच्चों <2 का मतलब क्या होता है बताओ, कि 2 से छोटा, 2 से छोटा तो देखो यहाँ पे 1 भी है और 0 भी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अब 1 के सामने देखो कितना है 2k, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, टेबल देख लो आप, पीछे टेबल देख लो, ये कितना मिलेगा आपको 3k, यानी कि 3 × k, k का मतलब 1/6, 3/6, और 3/6 का मतलब बच्चों क्या होता है 1/2, 1/2 लिख दो चाहे 0.5 लिख दो, एक ही बात है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, x की वैल्यू ये बताओ, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 भी हो सकता है और 2 से छोटा भी, तो देखो 2 भी हो सकता है और 2 से छोटा भी हो सकता है, यानी कि 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, मतलब कि इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो बच्चों देखना 3k + 2k + k, ये तो 6k आ गया, मतलब सारा ही आ गया। तो k की वैल्यू कितनी है 1/6 है, तो कितना आंसर आएगा इसका 1 ही आएगा, है ना, 1 आएगा। अब देखो थर्ड पार्ट, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी,
बच्चों एक्स 2 से बड़ा तो है ही नहीं, तो 2 भी तो हो सकता है ना, तो पी 2 आ जाएगा आपका आंसर। और ये कितना है बच्चों 3k है, ये कितना है आपका 3k, तो यानी कि 3 इंटू के कितना 1/6 यानी 3/6, इसको चाहे 1/2 लिख दो चाहे 0.5 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9।